पिछली बार भी हुआ था। नमस्कार, मैं अनुपम त्रिपाठी और चर्चा के इस भाग 2 में आपका स्वागत है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम लोगों को पिछला लाइव बंद करना पड़ा और हमने फिर से शुरू किया है। संदीप यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? और जो भी लोग हमें देख रहे हैं सभी को नमस्कार। कहानी का ये दूसरा हिस्सा है और इसमें हम लोग ज़्यादा रोचक तरीके से बातचीत करने वाले हैं। जी, प्रारंभ करिए। जो लोग जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है। और पिछले मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ संजीत जी, लोगों को, जिन लोगों ने अगर देखा था। तो पिछले भाग में हम लोगों ने चर्चा के इस पार्ट 1 में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरीके से मेरी और संदीप जी की जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे हम लोग हम्म। इस फील्ड में आए, कैसे हमने शुरुआत की, संदीप जी के अभिनय की शुरुआत कैसे हुई, मेरे थिएटर की स्टार्ट कैसे हुई। तो इसके ऊपर हमने एक चर्चा की थी और आज इस दूसरे भाग में हम चर्चा करने वाले हैं कि जब हम मुंबई गए, मुंबई जाने का मन कैसे बना और हम्म। मुंबई जाने के बाद हमें क्या क्या शुरुआती दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो चलिए चर्चा शुरू करें, हम्म। शटर उठाया जी जाए। जी जी, बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, पर्दा खोलिए। हाँ, तो संदीप जी बातचीत की शुरुआत आपसे होगी। आपको जी। मैं, हर एक आर्टिस्ट की जो भी थिएटर कर रहा होता है या हम जैसे जो कलाकार होते हैं उनको हमेशा एक चीज होती है कि यार मुंबई जाना है, अल्टीमेट गोल होता है मुंबई जाना है। तो वहीं जी। जाकर, क्योंकि माया नगरी मुंबई में है, तो भाई जाना ही जाना है वहां पर। तो आपको कब लगा ऐसा कि यार हम्म। मुंबई चलना चाहिए, मतलब अब मुंबई जाके ही भला होने वाला है? मैं आपको सच बताऊं तो मैं कभी मुंबई जाना नहीं चाहता था। मुझे मजबूरी अच्छा। में जाना पड़ा। अमूमन अच्छा। ज़्यादातर एक्टर्स को होता है कि उन्हें मुंबई जाना है, मुंबई में काम करना है। मेरे जो गुरु थे हबीब तनवीर साहब, उनकी डेथ होने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँगा, थिएटर कैसे होगा। और मैं लखनऊ वापस आ गया। लखनऊ आने के बाद फिर मैंने कुछ समय जर्नलिज्म ज्वाइन किया, मैं पत्रकार हो गया, कल्चरल रिपोर्टर, शहर में रिपोर्टिंग करने लगा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद, कुछ मुझे लगता है 9-10 महीने मैंने काम किया और मुझे समझ में आया कि ये काम मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे हम्म। पास काम बचा कौन सा था, मैं काम कर कौन सा सकता हूँ। तो थिएटर का शहर में वापस कोई ऐसा स्कोप नज़र आया नहीं, जिनके साथ भी करना था वो मैं काम कर चुका था ऑलरेडी। तो मुझे लगा अब मुंबई ही जगह है, वही एक रास्ता है, वहीं चलना चाहिए। तो मैं इस तरह से मुंबई पहुंचा। अच्छा अच्छा, मेरा तो बड़ा ही रोचक रहा है कि मैं अ, हम्म। शुरुआत में जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया था, स्कूल में करता था तभी से जी। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मुझे हाँ हाँ मतलब जाना है, मुझे वहीं जाना है, मतलब मुझे हाँ, वही बिग स्क्रीन पे ही काम करना है। काम ही वो करना है। और हाँ हाँ हाँ। हाँ, शुरू से ही ऐसा था, बचपन से ही मतलब ऐसा था कि बस मुझे वहीं जाना है। तो ये था। और लोग होता है ना, आपको जब आप अच्छा कर रहे होते हैं तो लोग आपको प्रोत्साहित भी करते हैं, नहीं यार तुमको जाना चाहिए, तुमको ट्राई करना चाहिए। तो स्कूल कॉलेज में जो हमारे टीचर्स वगैरह थे, हमारे दोस्त यार थे, वो भी ऐसा मुझे बोला करते थे कि यार तुम जाओ, तुम करो, तुम कर ले जाओगे। तो हौसला बढ़ा हुआ था। तो मुझे ऐसा था कि नहीं यार मुझे जाना है। बस दिक्कत क्या आती है, जब आप कोई चीज हम्म। ऐसा प्लान कर लेते हैं ना कि मतलब जाना है, तो दो तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। एक वो लड़ाई हाँ। होती है जो आप अपने आप से लड़ रहे होते हैं, एक वो जो आप हम्म। समाज से लड़ रहे हो। तो परिवार को समाज से लड़ कन्विंस रहे होते हैं करना, जी। लोगों को राजी करना, वो बहुत मुश्किल टास्क है। मतलब आप जो है कि सबको राजी कर लो, लेकिन घर वालों को इस फील्ड ब, में जाने के लिए राजी करना बहुत बहुत ब, मुश्किल काम है। तो वैसा ही हुआ था मेरे साथ। नहीं, बहुत मुश्किल है और मेरे साथ भी यही। हाँ। तो हाँ मैं जी, भी बोलिए, एकदम आप बोर बोलिए। होके, मतलब उकता के गया था कि यार अब तो कुछ चलो वहीं चलो। कम से कम वहां पे कोई पूछेगा तो नहीं कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे रह रहे हो। तो हाँ इसलिए हाँ भी हाँ। बोरिया बिस्तर बांध दिया गया और ट्रेन पकड़ ली गई थी कि नहीं चलो, चल देते हैं। अच्छा, ये अरे मैंने बताइए तो कि कौन से साल में आप बॉम्बे गए? मैं 2003 में गया था। और शायद उसके पहले ही निकल जाता, लेकिन मेरी बड़ी बहन की शादी थी। तो उनकी शादी थी हम्म। अ, जुलाई, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को दीदी की शादी थी हाँ। और मैं 17 17 जुलाई का रिजर्वेशन करा लिया मैंने। इधर शादी होगी, गाना होगा, बस अच्छा। तुरंत ट्रेन पकड़ेंगे मुंबई। तो वो शादी के लिए रुका हुआ था, हाँ, अदरवाइज निकल तो जाएंगे। मैं पहले ही निकल जाता। मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया
एग्जाम दिया, रिजल्ट का भी वेट नहीं किया, सीधा मतलब ट्रेन पकड़ी मुंबई। और बड़ा विरोध था मेरे घर में, इस चीज का बड़ा विरोध था। उनका ऐसा था कि यार मतलब घर की स्थिति देखो, उसके हिसाब से नौकरी कर लो, तुम पढ़ने में भी अच्छे हो, तो पढ़े लिखे हो तो कुछ नौकरी देखो, तुम हाँ कहाँ जा रहे हो मुंबई और भटकने, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, कितनी वो तो पैसे वालों की नगरी है, ये है वो है, बकायदा पता नहीं क्या क्या। तो मैंने तो बड़ा बवाल किया था, हाँ मतलब हाँ पूरा हाँ। रिवोल्ट कर दिया था, घर वालों को बोल दिया था कि मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। तो मैंने साफ साफ कहता था मैं इजाजत मांगने नहीं आया हूँ, मैं बताने आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ। तो मतलब ऐसा था मेरे बताना साथ है। तो। तो हाँ नहीं, सबने बोला कि ऐसा ही ठीक है मेरे साथ जाओ। भी हुआ था कि जब मेरा ये फैसला आया तो हाँ बताइए। मैंने कहा मेरे मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने कहा कि मैं भी बताने आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ। तो मेरे घर वालों को यही कहना था कि कैसे होगा और किसी को जानते नहीं हो, वहाँ रहना कितना महंगा है, दुनिया भर की सारी सारी बातें हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। तो फिर वो फैसला ले लिया गया था और फिर जाना ही था। तो पहुँचने के बाद जो मतलब होश उड़े हैं उस शहर में, वो मतलब पहुँचने के बाद का आपका क्या रिएक्शन था? पहुँच के पहला अनुभव, बम्बई में ऐसे ट्रेन ये पहुँच रही है और आप उतर के स्टेशन के बाहर आते हैं, पहली बार कैसा अनुभव था? मैं बताऊँ आपको, हम चार लोग गए थे यहाँ से एक साथ। तो उसमें हम सारे दोस्त, हम्म जब उस समय क्या लगता था ना, अपने शहर में जब आप तोप होते हैं तो आपको लगता है कि बस अब मतलब मुंबई जाके एकदम से फाड़ देंगे और गर्दा उड़ा देंगे, और ऐसा लगता है ना आपको कि आप पहुंचेंगे और बस राम गोपाल वर्मा आरती की थाली लेके खड़े रहेंगे, अरे आइए आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था, मतलब कहाँ थे इतने साल। तो मतलब ऐसा रिएक्शन रहता है ना कि उस समय दिमाग में फितूर रहता है। तो हाँ ऐसा हाँ था कि हाँ मतलब, हाँ, सही और बात वो है, होता है उस ना। समय सब बड़ा जोश। हाँ हम्म हाँ हाँ। और जैसे इगतपुरी, जब आप इगतपुरी पहुंचते हैं तो उसके बाद से वो शुरू हुआ था ना, इगतपुरी के बाद आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप उधर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जब ठाणे आ जाता महाराष्ट्र है, लग गया कल्याण है। ठाणे, तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड पहुंच हाँ। गए पहुंच गए, बस वो पेट में मछलियां तैरने लग जाती हैं, वैसा हो जाता है। लेकिन खतरनाक था, मतलब मुंबई पहुंचने के बाद मतलब ऐसा कुछ लगने ही लगता समय है में। कि हम अपने मक्का हाँ मक्का हाँ मदीना हाँ पहुंच बताइए। रहे हैं जी। हाँ 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 वही था वही था, वैसे ही फीलिंग थी। लेकिन कुछ समय में ही समझ में आ गया कि यार यहाँ लड़ाई जी इतनी जी आसान जी। नहीं होने वाली, यहाँ तो बवाल ही बवाल है, मतलब हमारे जैसे पड़े हैं भतेरे पड़े हुए हैं, मतलब यहाँ तो बहुत ही टफ लड़ाई होने वाली है। एक मजाकिया इंसिडेंट बताता हूँ आपको। हम्म। जैसे जैसे हम छोटे शहर के लोग होते हैं, तो छोटे शहर के हमने बड़े शहर के नाम पे उस वक्त तक क्या देखा था, बहुत देखा था तो लखनऊ देख लिया था, कानपुर देख लिया था, तो बड़े शहर हैं, बड़े वो जी। है। लेकिन मुंबई जैसा शहर, इतना फास्ट शहर, हमें तो लखनऊ ही बड़ा फास्ट लगता था। अब मुंबई पहुंच गए यार, वहां जो मतलब इतना फास्ट है वो शहर, हाँ। इतना तेज था, हर कोई भागता हुआ नजर आता था। हम्म ट्रेन से आप उतरे नहीं कि स्टेशन पे इतनी भीड़। लोकल ट्रेन, मतलब लोकल ट्रेन में चढ़ना तो अपने आप में मतलब लगता है मुझे कि एक आप कोर्स भी करा सकते हैं, अगर आप एक कोर्स खोलें, स्कूल खोलें कि लोकल ट्रेन में चढ़ने के तरीके सिखाए जाते हैं, तो वो चल जाएगा, मतलब उसमें भी स्टूडेंट आ जाएंगे। 3 दिन का 3 दिन का क्रैश कोर्स किया जा सकता है कि मुंबई के हाँ बाहर लोकल वालों ट्रेन के लिए में जब आप स्टेशन उतरे तो पहले ये कोर्स करें। पहले कोर्स कर ले वहां पर। अरे मेरा तो अच्छा भाई इंसिडेंट था, एक बार क्या हुआ कि मैं जब फर्स्ट टाइम लोकल में चढ़ा, तो मैंने टिकट लिया। टिकट लेके मैं जैसे ही ट्रेन में घुसा तो ट्रेन खाली थी, मुंबई मुंबई सेंट्रल में चढ़ा था मैं, ट्रेन खाली थी। लेकिन उसके बावजूद हम्म कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग खड़े थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार मैंने खड़े होने वाला टिकट लिया हम्म है या बैठने वाला टिकट लिया है। मतलब गजब ही था वो तो, कि हम्म। उस वक्त पता ही नहीं चल रहा कि यार सीट खाली होने के बावजूद कुछ लोग नहीं बैठे हैं, तो इसका मतलब यार कि बैठने का टिकट महंगा होगा। तो मैंने सोचा चलो जैसा भी होगा, कुछ टिकट में जो भी गड़बड़ी टिकट मैं, है। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैं खड़ा हो गया। और मैं खड़ा हो गया और मैं हर किसी से पूछता हम्म था, भाई साहब भाईंदर आया क्या, भाई साहब हम्म। भाईंदर आया क्या, भाईंदर में रहते थे हम लोग। और जितने लोग खड़े थे वहां ट्रेन में, सब जान गए कि एक यूपी का भैया आया हुआ है जिसको भाईंदर उतरना है, हाँ। मतलब उस पूरी पूरी बोगी में सबको मालूम चल गया था।
कि इस बंदे को भाईदर उतरना है। हाँ। सबसे पूछता जाता था मैं, सबसे पूछता जाता था। अंदर उतर और उतरने के बाद की भी कहानी है। हुँ। फोन किया दोस्त को, बोला अरे वो फर्स्ट मतलब अपने यहाँ रिक्शा होता है ना, तो रिक्शा मतलब हमारे यहाँ साइकिल रिक्शा, और टेम्पो को टेम्पो हाँ, बोलते हैं साइकिल या रिक्शा ऑटो सही। बोलते हैं। हाँ, टेम्पो को टेम्पो या ऑटो ऑटो बोलते हैं। बोलते हैं, हाँ। वहां पर ऐसा हो गया, मैंने उसको हुँ। फोन किया, भाई मैं स्टेशन पे हूँ, कहाँ कैसे आना है। उसने बोला देख बाहर रिक्शा खड़ा होगा, 5 रुपए लेगा, पहुंचा देगा। बोला ठीक है। अब मैं वेट कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, कहीं रिक्शा दिख ही नहीं रहा, रिक्शा दिख ही नहीं रहा। मैं बार बार फोन कर रहा हूँ 1 रुपए वाला कॉइन डाल के, अरे यार कोई रिक्शा नहीं दिख रहा, कोई रिक्शा नहीं दिख रहा। बोला यार रिक्शा होगा यार, वहीं है रिक्शा, किसी से पूछो रिक्शा स्टैंड कहाँ है। मैं पूछा, रिक्शा स्टैंड मिला, बोले ये रहा रिक्शा स्टैंड। अब रिक्शा स्टैंड पे भी खड़ा होकर मुझे रिक्शा नहीं दिख रहा कोई क्योंकि मुझे तो वो साइकिल रिक्शा एक्सपेक्टेड था। फिर फाइनली मालूम चला कि ये है रिक्शा। मैंने बोला अरे ये तो हुँ, टेम्पो है। तो बोला भाई टेम्पो नहीं, इसको यहाँ रिक्शा बोलते हैं। तो इस टाइप हाँ, की शुरुआत हुई थी बड़ी। आज याद करते हैं तो हाँ। हंसी आती है, लेकिन लगता है कि यार वो जो अंदर का वो था ना, भोलापन था वो, बड़े शहरों में जाके एकदम से आपको चकाचौंध में डाल देता है। आपके साथ हाँ, कुछ मतलब ऐसा आप इंसिडेंट? समझ ही नहीं पाते कि जी, 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 मेरे साथ तो यही हुआ था कि जैसे आपने अभी बताया ना कि ट्रेन थाने से अंदर जा रही है और फिर कल्याण आया और कल्याण के बाद कुर्ला आया और इस तरह के जंक्शन पड़ते-पड़ते जहाँ भी आपको उतरना है वो स्टेशन पहुँच रहा है। हम्म। तो जैसे ही बॉम्बे जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा था, मैं लोकल स्टेशन से ट्रेन गुज़र रही थी, मैं देख रहा था कि यार इतनी भीड़। तो मुझे ही लग रहा था कि कोई घटना घट गई है स्टेशन पर, कोई बात हो गई है इसलिए इतने सारे लोग खड़े हैं या इतने लोग आए हैं, वो देख रहे हैं। मुझे ये यकीन ही नहीं था कि इतने लोग ट्रेन से आते हैं रोज़ और इतने लोग जाए हैं। और जब हमारी ट्रेन जहाँ तक ट्रेन हमारी रुकी थी, मुंबई सेंट्रल ही रुकी थी या बीटी थी या बीटी ही थी शायद। वहाँ हम लोग उतरे और तभी भी देखा इतनी भीड़ और लगातार ट्रेनें। मैंने कहा यार किस में जाना है, कैसे जाना है? तो लोकल ट्रेन में बैठे, अंधेरी उतरना था, मैं उतर ही नहीं पाया। ट्रेन आगे चली गई, इतनी धक्का-मुक्की, बिल्कुल पीछे जा रहे हैं और बाहर निकले तो ऐसे ऐसे भौचक्क। हमने कहा अरे यार ये कहाँ से निकले हैं? ऐसे लग रहा है कहीं किसी जेल-वेल में थे, किसी ने ऐसे दबोच रखा था। तो पहला हाँ। तो डर मेरे अंदर बम्बई की लोकल ट्रेन का बैठ गया, उतरते ही। और फिर जब ऑटो में बैठ के हम लोग अंधेरी चारमंगले की तरफ चले तो रास्ते में तमाम सारी बिल्डिंग्स देखता जा रहा हूँ और रात को ट्रेन पहुंची थी, पुष्पक थी। फिर बिल्डिंग्स देख रहा हूँ, चकाचौंध लाइटें देख रहा हूँ, लोगों का आना जाना देख रहा हूँ। अभी भी देख रहा हूँ कि रोड पे भी ऑटो, गाड़ियां, पैदल सब लोग बहुत तेज निकल रहे हैं। हमने कहा यार इनको जल्दी किस बात की, कि कहाँ भागना है, कहाँ जाना है? तो मेरे जो दोस्त थे कमल चंद्रा, वो आज के समय में अच्छे डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छा। सारे म्यूजिक वीडियोस उन्होंने बनाए। अभी हिना खान का एक म्यूजिक वीडियो आया था, उसका नाम भूल गया हूँ क्या है वो। बिग बॉस में भी सलमान ने उसको बड़ा प्रमोट किया था, वो उन्हीं का डायरेक्ट किया हुआ था, कमल का। तो कमल ने कहा अरे अच्छा। यार ये बम्बई है, यहाँ सब ऐसी फास्ट लाइफ चलती है। हमने कहा ठीक है। तो पहले से एक दोस्त रहता था, उसके घर गए रहना हम लोग, रात को अपना रुके वहीं, मुझे वहीं रहना ही था। खाना वाना खा के भी रात को घूमने निकले। तो पहली बार मैं बम्बई गया था 2004 में। ये वही वाला दौर था जिस समय बॉम्बे में बार थे, बार गर्ल्स और ये सब वाला हाँ पूरा हाँ हाँ। कल्चर था। तो चार बंगला तो पूरा हावी था। शाम हुई और बार बालाएं अपना सज धज के निकलती थी। तो भाई हम तो गांव वाले लौंडे वहां पहुंचे तो इसी चौंध में कह रहे ऐसे रात को इस तरह के कपड़े, ये क्या? तो कई बार नजरें बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन धीरे से ऐसे देखे भी ले रहे हैं, करे यार ये क्या है, मतलब कहाँ फंस गए, कनखियों कैसा से। है? और उनके लिए बम्बई वालों के लिए बड़ी नॉर्मल सी चीज थी। तो हम उसी में चकाचौंध में थे। और मैं जहाँ पे रहता था चार मंगला, बिल्कुल मेरे सामने वाले मकान में बार गर्ल्स रहती थी। तो हम खिड़की अच्छा। खोलें तो उनके खिड़की से सब दिखे कि भाई वो लोग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। तो मैं तो वहाँ झेपता ही रहता था, खिड़की बंद करता रहता। तो मेरे दोस्त कहते थे यार क्या है यहाँ सब ऐसे ही रहता है? हमने कहा अरे यार हम लोग लेटे हैं बैठे हैं, सब दिखाई देगा तो यार दिखाई पड़ने दो यार। तो वो मतलब मेरे अंदर धीरे धीरे दूसरा ये डर भी बैठने लगा कि यार कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है। और
एक दो दिन के बाद हम लोग बॉम्बे घूमने का हमने निकले, तो मैंने ऐसे बिल्डिंग्स देखना यूं शुरू किया, इतनी ऊंची बिल्डिंग, ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में घबरा गया। और उसके बाद दो चार ऑडिशंस में भी गया, तो ऑडिशंस में मैंने कास्टिंग डायरेक्टर्स का जो रवैया देखा, हाँ क्या नहीं तुम फिट नहीं हो, नो, आउट, आउट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट। तो हमने कहा अरे यार ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे गाय भैंसों वाली बाजार होती है, नहीं कि सब गाय भैंसे लगी हैं, लोग आ रहे हैं, नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वाली गाय लाओ, इधर लाओ, ऐसे लाओ। तो हमने कहा हाँ यहाँ हाँ कैसे काम हो पाएगा। तो वो टोटल में एक महीने मुंबई था, एक महीने बाद हमने हाथ जोड़े, हमने कहा नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, चल देते हैं वापस। और उसके बाद अच्छा, आप वापसी वापस आ गए? हुई, जब वापस लौट रहे थे ट्रेन में जैसे, मैं एक महीने बाद वापस आ गया था। तो जैसे हाँ। जैसे ट्रेन वापस मुंबई से मतलब निकल रही थी, वैसे वैसे मैं आराम से, मेरा दिमाग दिल सब अच्छा महसूस कर रहा था कि यार कहाँ फंसने वाले थे। वापस लौट आए। हम्म। वापस लौट के आने के बाद फिर वापस में मतलब थिएटर में एक्टिव हो गया, काम वाम शुरू किया। फिर कोई इरादा नहीं था मुंबई जाने का, मतलब बीच में आना जाना हुआ, शो करने गए हबीब साहब के साथ, किसी दोस्त ने कहा कि यार आओ घूमने, घूमने चले गए, लेकिन कोई रहने के पर्पस से नहीं गया। पहली बार मैं गया हूँ मुंबई, मतलब ये मान के कि वहीं रहना है, 2011 में। अच्छा। 11 मई 2011 को मेरा पहला एग्रीमेंट मुझे याद है मकान का, जो मैंने हम्म। किया था। जी। अच्छा, अच्छा एक अब सवाल है कि अम, ऐसी ऐसी किस्से। जी जी संदीप जी। जी, आपकी आवाज आवाज कट गई थी, हाँ फिर से पूछिए। अब मैं कह रहा हूँ कि एक बम्बई में जो अक्सर मैं किस्सा सुनता हूँ कि बहुत सारे एक्टर्स के लिए उन दिनों पसंदीदा जगह होती थी राम मंदिर, क्योंकि वहाँ कमरा सस्ता हाँ मिल ऐसा। जाता था। हाँ आप सिंगल हैं इसलिए भी मिल जाता था, ज्यादा सवाल नहीं होते थे। और वो बजट में भी होता था छोटे शहर के लोगों के लिए। तो मैं तो हाँ। शुरू में अंधेरी जब एक महीने रहा, इसके बाद सेकेंड टाइम फिर मैं मुंबई जब 2006 में गया था, कोशिश तब भी थी कि मुंबई रुकेंगे, तो मैं राम मंदिर में ही रहा। तब मैं शायद 8 महीने या साल भर, ऐसे 8-9 महीने रहा था। तो क्या ये बात सही है कि छोटे शहर के एक्टर्स जब मुंबई पहुंचते तो राम मंदिर उनके लिए एक बड़ी जगह बनता है, वो एक अड्डा बन जाता है कि यार नहीं, ये अपना बिल्कुल। यूपी टाइप है, यहाँ एक बिल्डिंग में जौनपुर वाले हैं, एक में सुल्तानपुर वाले हैं, एक में लखनऊ वाले हैं, एक में गोंडा बहराइच हरदोई वाले लोग हैं। वहां पर रहने लगी है तो ऐसा लगता है आपके ना, साथ भी ऐसा कुछ लग। ऐसा वाक्य है? हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वहां पर तो ऐसा है पूरा कि ये समझिए कि वो ऐसा लगता है ना जैसे कि आप अपने गांव की किसी मार्केट में टहल रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही है वो जगह। और जब मैं शुरुआत में गया था तो मैं हम्म। रुका था भयंदर में। तो भयंदर उस समय बहुत सस्ता हुआ करता था, भयंदर अच्छा। मतलब। हाँ, भयंदर क्योंकि मुंबई का अंग भी नहीं था, वो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आता था। और हाँ हाँ। दहिसर के बाद मुंबई खत्म हो जाया करती हम्म। थी। तो उसमें जो है हम्म। ऐसा था कि भाईंदर में बड़े आराम से 1 BHK उस वक्त 1500 रुपये में मिल जाया करता था। तो 1500 रुपये में 1 BHK रूम मिल जाता था, हम्म। और बहुत ही सही था, वो बहुत सही जगह थी। तो हम लोग रुके वहां पर, लेकिन एक समस्या यहाँ पर ये थी कि तब 9 डिब्बे की लोकल ट्रेन चला करती थी। आज तो सारी ट्रेनें उन्होंने 15 डिब्बे की कर दी हाँ। हैं। और आपको याद होगा तो बोरीवली के बाद सिंगल ट्रैक था सूरत तक, जी। डबल ट्रैक नहीं हुआ था। तो सिंगल ट्रैक होने की वजह से ये हाँ दिक्कत हाँ होती हाँ। थी कि हाँ जी हाँ, जी जी। ट्रेन की फ्रिक्वेंसी भी काफी कम थी। और दूसरी चीज ये थी कि 9 डिब्बे की ट्रेन थी, और भीड़ बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो लोग छतों पे बैठ बैठ के आया करते थे। मतलब मैंने भी छत पे ट्रैवल किया है, मुझे आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मतलब एक बार तो छत पे हाँ। बैठ गया मैं, और छत पे बैठा और वो बगल से वो तार निकल रहा है बिजली का, हाँ। और सन सन सन, मतलब मुझे लगा कि भगवान आज कैसे भी बचा लो, आज अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं जिंदगी में कभी ऐसी गलती करूंगा नहीं। तो छत पे बैठ के ट्रैवल किया मैंने, और फिर मैंने डिसाइड किया कि यार ये नहीं हो हम्म। पाएगा यार, मतलब अंदर छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। फिर हम दोस्तों ने सबने मिलकर डिसाइड किया कि यार थोड़ा हम्म। पैसा और लग जाएगा, चलेगा, एक काम करते हैं, ये छोड़ते हैं, अंधेरी साइड चलते हैं। और तब हम लोग आ गए अंधेरी। अंधेरी में फिर आए कहाँ, राम मंदिर। हम्म। गोरेगांव में वही राम मंदिर पहुंचे। राम मंदिर में हम लोगों के साथ एक दो फ्रेंड रहता था, वो नीरज वोरा जी के साथ असिस्टेंट राइटर था और असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो उसी के परिचय में वहां पर एक हाँ। बंदा था जो राम मंदिर में रहता था।
तो उसने एक बढ़िया सा रूम वूम दिला दिया। हम तीनों दोस्त आके यहाँ शिफ्ट हो गए। हम्म। और गए थे 4, हाँ। बचे 3, इसलिए क्योंकि एक जो है वो वापस लौट आए। वो वहां पर रहे कुछ समय तक, लेकिन फिर उनको जचा नहीं और वो वापस लौट आए। हम्म। तो हम 3 रह गए। तो आज तक हम तीनों हैं, मतलब हम्म। वहां पर। तो परमानेंट रूममेट्स हो गए थे हम लोग, और फिर उसके बाद जैसे जैसे लोगों की शादियां हुई सब अलग हो गए, लेकिन हैं अभी भी हम तीनों दोस्त हैं वहाँ। राशिद, शिवम और मैं, हम तीनों की तिकड़ी हुआ करती थी। तो राम मंदिर से 2007 में राम मंदिर तो आए हम अभी भी लोग। हाँ जी। हाँ हाँ। तो मैं कह रहा था 2007 में हम राम मंदिर आए, और हेलो। 2007 से फिर कंटिन्यू रहे वहाँ पर काफी समय तक। करीब वहाँ पर 10-11 साल रहे हम हम्म। लोग। हम्म। और आपका अच्छा, जैसे 2007 जो से ये लेकर काफी समय तक रहे आप लोग। 10 साल, टोटल 10 साल रहे, 2017 तक रहा। 2017 में मैंने एक तरीके से कहें कि मुंबई छोड़ा मैंने। मुंबई में मैं परमानेंट नहीं रहता, मैं परमानेंटली अपने गांव में रहता हूँ। और 2017 में 3 मार्च 2017 हाँ हाँ। को मैंने अपनी जॉब छोड़ी, और सब छोड़ छाड़ के हम्म। मैं यूपी आ गया, मतलब अपने गांव आ गया। और उसके हाँ। बाद से मैं गांव में ही हूँ। मैं काम करने सिर्फ जाता हूँ मुंबई, मतलब हम्म। जाता हूँ, कोई प्रोजेक्ट होता है जाता हूँ, काम खत्म करता हूँ, जैसे ही काम खत्म हुआ भागो वापस घर। तो मैं वहां अभी रुकता नहीं हूँ, मतलब रहने का वो परमानेंट वाला हिसाब किताब चल। बंद कर दिया मैंने। हाँ। क्योंकि मुझे ये चीज समझ अच्छा, में आई ना, एक समय बाद लगा कि यार तो कहीं तो राम ब्रेक लगना चाहिए। हाँ। हाँ, आप कुछ कह रहे थे राम मंदिर से अच्छा जुड़े हुए। अच्छा। मैं कह रहा था कि राम मंदिर से जुड़ा मेरा भी मतलब बड़ा अच्छे अच्छे वाक़ये हैं, और वही चीज़ है कि राम मंदिर में लगता था कि ये बॉम्बे के अंदर में एक छोटा यूपी है जहाँ अपने लोग हैं। वहाँ सब्जी बेचने वाला से लेकर चाय की दुकान, इवन ब्रोकर भी, अड़ोसी पड़ोसी भी, तो पूरा यूपीआइट से भरा हुआ। तो वो जगह मुझे इसलिए भी बहुत अच्छी हमेशा लगती है। अभी भी एक दोस्त रहते हैं, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, घूमता फिरता हूँ, और वही सब दुकानें और सब्जी की दुकानें जो भी हैं वहाँ घूम टहल लेते हैं। तो वो एक बड़ी अच्छी सी चीज़ थी। मुझे लगता था अगर मैं पहली बार में आते ही राम मंदिर में आता तो शायद मैं इतना घबराता नहीं, जो मैं मुंबई को देख के एकदम डर गया हाँ। था वो नहीं घबराता। मैं लगता नहीं यार अपने ही लोग हैं। तो कोई निकल आता था कि अरे भैया हम तो फैज़ाबाद के हैं, अच्छा हम यहाँ के, तो लगता था एक छोटी छोटी एक कम्युनिटी जैसी बनती जा रही थी। और राम मंदिर से बहुत बड़े बड़े एक्टर्स निकले भी हैं, जो सच में। जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। मतलब मैं तो जिन भी लोगों को जानता हूँ वो सब शुरुआती दौर में राम मंदिर में रहे हैं। बीएनए पास आउट जितने भी मेरे उस 2004-5 के आसपास के साथी हैं वो सब जाके सबसे पहले वहीं रहे। और एक किसी का अड्डा होता था फिर वही बता देता था कि अरे यार D3 में 2 फ्लैट खाली हैं, D2 में या R2 में या R4 में। तो सब धीरे हम्म। धीरे करके बिल्डिंग्स में एक एक फ्लैट सबका हो जाता था। और शाम को सबकी एक बैठकी होती थी कि आओ भाई किसी कमरे पे वहाँ चाय बन रही है। अच्छा, तुम आना तो दूध लेते आना, एक आएगा तो चाय पत्ती ले आएगा और एक ऐसे ले आएगा, तो 10-12 लोगों की का भंडारा चल रहा है। तो राम मंदिर के साथ बड़ी अच्छी अच्छी यादें हैं। अच्छा, आपको पहला तो जब एक आपको काम सवाल मिला, मेरा मतलब ये आप। है आपसे कि बॉम्बे जाने के बाद, हाँ, बताइए। जी यही सवाल मैं भी शायद आपसे पूछने जा रहा था। मैं यही हम्म। पूछने जा रहा था कि मुंबई में पहला काम आपको कब मिला और कैसे मिला। देखिए, पहले काम की जहाँ तक बात है, हुआ ये कि मैं गया था एक्टर बनने। तो थिएटर में भी एक्टिंग किया करता था। राइटिंग एक ऐसी चीज थी जो गॉड गिफ्टेड थी। तो उसमें था ये दिक्कत कि भाई हम्म। शुरुआत में जब आप जाते हो तो आपको पता नहीं होता ना, रास्ते मालूम नहीं होते कि भाई कैसे करना है। और वो स्ट्रगल का दौर ऐसा था कि हम लोग फोटो खिंचा ली, और फोटो खिंचा के डोर टू डोर, वो तब सॉफ्ट कॉपी वाला जमाना तो था नहीं कि आपने वो मोबाइल पे भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, वो समय तो था नहीं। वो टाइम था कि आपको हार्ड कॉपी निकाल के डोर टू डोर जाके, ऑफिस टू ऑफिस जाके फोटो बांटना ले पड़ता लेके था। घूमना पड़ता था। हाँ हाँ, पूरी एल्बम बना के। तो हम लोग हम्म। मुझे याद है कि हम लोग भाईंदर से ट्रेन पकड़ते थे, ट्रेन पकड़ के आते थे अंधेरी।
और अंधेरी से फिर हम लोग अपना स्ट्रगल स्टार्ट करते थे। और पूरा हम 3-4 लोग 3-4 दिशा में फैल जाते थे कि आज तुम इधर जाओ, आज तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। फिर वो अलग 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 हम लोग घूमते रहते थे, पूरा दिन घूमते थे। ऑफिस में जाके फोटो बांटने के लिए पसीने से तर एकदम पहुंचते थे ऑफिस में हकबकाए से। और वो ऑफिस वाला देख के भी मतलब अब लगता है कि यार वो जो रिसेप्शन पे बैठे होते होंगे लोग, वो हमको देख के क्या सोचते होंगे कि आप पसीने से तर हैं। और उसके बाद जो है वो आते ही बोलते थे, अरे अरे बैठिए, आप पानी पीजिए, ये करिए। मतलब तब लगता था कि मतलब उन्होंने हमें पानी पिलाया। मतलब अब लगता है कि एक्चुअली उन्होंने ये हालत देखी हमारी कि ये तो साला मतलब इसको पिलाओ पानी, नहीं है मर मरा जाएगा धूप में आया है तो। मतलब वो अब ऐसा लगता है हमको कि ऐसा सोच के पिलाते होंगे नहीं, पानी। वो वो अनुपम जी, हाँ बिल्कुल ऐसा है। जैसे हम लोग अपने शहरों में गर्मियों के दिनों में प्याऊ लगवाते हैं ना, कि भाई यहाँ प्याऊ लगवाओ, यहाँ से लोग गुजरते हैं, मजदूर गुजरते हैं, या वो का गुजरता है जिसका घर यहाँ पे नहीं है, वो पानी पी लेगा। तो ऐसे कर करके उन लोगों ने बहुत पुण्य कमाया है हमसे और आपसे। हम दफ्तर में पहुंचे, उन्होंने पानी पी लिया, तो हम हमें लगता था कितने यार कितने अच्छे दिल के लोग हैं, इन्होंने हमें पानी पिलाया। तो वो पुण्य कमा रहे थे, और वो पुण्य उन्हीं को मिल गया। वो अच्छे जगहों पर, या मतलब सफलतापूर्वक जहाँ भी जाना था वो पहुंचे। लेकिन बहुत सी जगहों पर अनुपम जी ऐसा भी था कि लोग बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते थे, हाँ हाँ। और कई बार बहुत ही रूडली बातचीत करते थे, बिहेव करते थे। मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैं तो अक्सर लड़ वड़ भी जाता था। हमने कहा यार कैसे बातें कर रहे हो, हमने ऐसे कैसे बात कर रहे हो। तो उसने कहा क्या करें, तुम्हारे जैसे 365 रोज आते हैं, झेल सकते हो हाँ। 365 लोगों को। 365 लोग यही कहते हैं कि सर ये मेरी 4 फोटो है, देख लीजिए इसमें से कौन कौन सी आपको चाहिए, कितनी फोटो देखे। तो हम्म। एक बार मैं, मतलब उस समय अपना ये जो इन्फिनिटी है अंधेरी वाला, इसके बगल वाला जो मॉल है उसका क्या नाम है, सिटी मॉल। सिटी सिटी मॉल था सिटी वो। मॉल। तो तब सिटी मॉल अड्डा हुआ करता था। तो सिटी मॉल के बाहर सब लोग ऐसे सारे अपने एक्टर्स दोस्त जो भी तलाश कर रहे थे काम, वो सब बैठे होते थे। तो वहां एक दिन मैं बैठा सोच रहा था कि अगर मैं किसी और दफ्तर में नौकरी कर रहा होता, और वहां कोई आता फोटो वोटो लेके, और हमको मान लो 300 लोग भी आ जाते, कहते कि सर ये मेरा एल्बम है, इसमें से फोटो छांट लीजिए आप, हम्म। तो कितना बोर हो जाते। तो सच मुझे में। लगा कि इसके अंदर मुझसे ज्यादा पेशेंस है। ऐसे करके धीरे धीरे फिर खुद को समझाया भी गया कि ज़्यादा परेशान ना हुआ जाए। और शायद यही बम्बई का रिवाज है, इसी तरह से सब लोगों को काम मिल रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं। पहला काम आप बताइए, आपको कब मिला? पहला काम मैं बताऊं आपको, वैसे छोटे छोटे काम तो बहुत सारे थे। एक समय ऐसा हुआ कि जब मुझे एक्टिंग में काम मिलना बंद, मतलब मिला ही नहीं, भटकता रहा मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्यों ना राइटिंग ट्राई किया जाए, क्योंकि हाँ। राइटिंग मेरा एक हम्म। मजबूत पक्ष था। मैं शुरू शुरू से ही लिखता था प्लेज वगैरह और ये सब, तो मुझे हम्म। मैंने राइटिंग के लिए ट्राई किया। और एक काफ़ी बड़े राइटर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। तो उन्होंने काफ़ी हम्म। बड़ी बड़ी फिल्में लिखी थी और कई फिल्म फेयर पुरस्कार वगैरह भी जीते हैं, बहुत बड़ा नाम है। नाम इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं उनकी बुराई करने जा रहा हूँ। तो तो वो जो है, उन्होंने क्या, मतलब मैं जी जी। उनके ऑफिस में पहुंचा था और वहां पर मुझे ने रेकमेंड किया था आप उनसे जाके मिलो। उनके पास घोस्ट राइटिंग हुआ करती हम्म। थी कि मतलब मेन राइटर कोई और है, लड़कों को बिठा के हम्म। लिखवा रहा है, नाम उनका जा रहा है और आपको कुछ बदले में कुछ पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे का एक ऑफर हम्म। आया मुझे। मुझे किसी ने रेकमेंड किया, मैं उनके पास पहुंचा और उन्होंने मुझे बिठा बड़े प्यार से बात किया, बहुत मीठी बात की। और मैं एकदम से खुश हो गया कि यार इतने प्यार से बात कर रहे हैं ये। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, कुछ एक सीन दिया, बोला इसको डेवलप करके लेके आओ, डायलॉग लिख के लाओ। तो मैंने हम्म। वहीं बैठे बैठे लिखा, हम्म। उनको दिया, उनको पसंद आया। पसंद आया तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है कल से तुम आओ। हम्म। पर पैसे की बात नहीं की, मैं हफ्ते भर लिखता ही रहा उनके पास जाके, रोज सीन देते थे, इसको लिखो उसको लिखो वो करो, पैसे की बात ही नहीं कर रहे थे। मैं सोचता था यार कि पैसे की कोई बात हो तो वो कुछ राइटर बात यूपी आगे से थे? बढ़े। लेकिन अनुपम जी, वो 15 दिन राइटर बीत गए। यूपी से थे? हाँ यूपी के ही है और तो हो हैं सकता है हम यूपी लोग वाले ही। ऑफ द पर रिकॉर्ड बाद में बात करें और वही निकले। हो सकता है। तो
उन्होंने क्या किया, मुझे आप कुछ लिखवाना शुरू ऐसे किया और हादसे 15 मेरे दिन साथ बीत भी हुए गए। हैं तो डिस्कस 15 दिन। करेंगे जी। हम्म। हाँ, हाँ। तो हुआ ये कि फाइनली, अच्छा, रोज मैं सिर्फ इस लालच में जाता था वहां पर कि यार मुझे एक टाइम का खाना मिल जाता था, क्योंकि खाने के भी वांदे होते थे। तो हम्म। मैं एक टाइम के खाने के लालच में वहां जाता था कि यार दोपहर में खाना तो कम से कम मिल जाता है। हम्म। और उसके लालच में मैं रोज पहुंच हम्म। जाऊं। अच्छा, वो ऐसे थे ना कि वो रोटी पूछते थे, कितनी रोटी खाओगे? बोलता था यार, मतलब साला रोटी कोई कैसे पूछ सकता है खाने से पहले? तो बोलते थे नहीं नहीं, कितनी खाओगे उसी हिसाब से ऑर्डर करें। बहुत बढ़िया। तो मैं तो मैं चलो ठीक है भी जैसे। और और मैं सुबह का भूखा, जैसे होता है ना कि सुबह का हम्म। भूखा है आदमी, अभी तुम दोपहर में 2 बजे लंच हो रहा है, और सुबह घर से सिर्फ किसी तरह एक पार्ले जी बिस्कुट और एक कप चाय पी के निकले हैं, पहुंचे हैं उनके पास, और वो भी हम्म। भाईंदर से मैं भाईंदर स्टेशन तक पैदल जाता था 2.5 किलोमीटर, फिर ट्रेन पकड़ी, फिर ट्रेन से उतर के 5.5 किलोमीटर पैदल जाता था मैं उनके ऑफिस के लिए। तो अंधेरी जाते इतना थे फिर पैदल आप? चलने के बाद एक पार्ले जी। हाँ, अंधेरी चार बंगला जाते थे आप? हाँ। तो मैं फिर उसके बाद बैठ गया उनके पास। 15-20 दिन बीत गए थे, हाँ कोई पैसे की बात नहीं हुई, सिर्फ खाने की बात होती थी। मैं जी। खाना खा लेता था, मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, खाना मिलता है, करते रहेंगे। हुआ ये, ऐसा चलता रहा हम्म। चलता रहा चलता रहा। एक दिन मैं हम्म। पहुंचा उनके पास, तो ऑफिस उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं बाहर जा रहा हूँ शूट हम्म। पे, तो आज तो लोग हैं नहीं, तो आप एक काम करना, आप 1 हफ्ते बाद आना, 1 हफ्ते तक मैं रहूंगा नहीं। ठीक है। अब मैं वहां से निकला और हाँ। मेरे इतनी हम्म। कड़क भूख लगी हुई थी, इतनी तेज भूख लगी हुई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या यार। मतलब ऐसा होता कि मेरी जेब में पड़े हुए थे हम्म। 3.5 रुपए। अब 3.5 रुपए थे, हम्म। और मैं पैदल पैदल चला आ रहा था। तो जब आओ तो अंधेरी में एक गुरुद्वारा पड़ता है, आपको याद है वो, अंधेरी से जब आप हम्म। चारबंगला से लौटते हैं तो एक गुरुद्वारा पड़ता है, हाँ, बड़ा। मनीष मनीष नगर में। हाँ, तो वहां पर उसी गुरुद्वारे के सामने एक वड़ा पाव वाला था। तो मैं वहां पर रुक गया, हम्म। और उसको बोला मैंने कि भाई कितने का है वड़ा पाव? तो बोले कि 4 रुपए का। हम्म। तो मैंने उसको बोला भाई भूख बहुत तेज लगी है, और 3.5 रुपए है हम्म। मेरे पास, उस समय 50 पैसा चलता था। हम्म। तो मैंने बोला कि हाँ साढ़े हाँ तीन हाँ। रुपए है मेरे पास, आप दे दीजिए मुझे। तो उसने मुझे देखा, फिर उसने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ले हम्म। लीजिए। मैंने वो वड़ा पाव लिया है, और मैं जैसे ही खाने चलूं उसके पहले वो गिर गया मेरे हाथ से। हाँ। वो वड़ा पाव गिरा है, और जहां गिरा था वहां पर लोग हाथ धोते थे, तो पूरा पूरा जो है वो गिर गया, उसमें कीचड़ में गिर गया, और मेरी आंखें एकदम नम हो गई। मेरी हाँ। आंखों में आंसू आ गए, और मैंने वही डिसाइड किया कि कुछ हम्म। हो जाए, आज के बाद इस साले के पास नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मतलब वो वड़ा पाव गिरना मेरे लिए एक वो हो गया। मैं कहा आज के बाद नहीं जाऊंगा इसके वो पास, चाहे ये साल भगवान ने पैसे की आपको। बात। हाँ। फिर उसके बाद मैं नहीं गया उनके पास। अच्छा, बम्बई को लेकर मेरा अनुपम जी सोच रहा है ना। हम्म। हाँ, बताइए। जैसे इस टाइप की जो जैसे चीज ये चीज आपके साथ घटी, वड़ा पाव गिरा और आपको एहसास हुआ कि नहीं जाना है, मुझे लगता है इस तरह की जो मिरेकल्स, कहिए मिरेकल्स तो नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कि बड़ी नाटकीय जो घटनाएं हैं वो बम्बई में बहुत आम बात है। या हाँ, जब बम्बई में वही घटना घटी है तो हम लोग उसको बड़ा इस नज़र से देखते हैं कि गुरु इस बात का ये मतलब है और इस घटना का ये सेंस है, ये बात इसलिए हुई है। क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं ऐसे मेरे साथ भी कई घटनाएं हैं, तो मुझे लगता नहीं नहीं, ये बम्बई ने मुझे अल्टीमेटम दिया है, ये बम्बई ने मुझे ये बताया है, इशारों में ये समझाया है। वैसा क्यों सेंस सबका डेवलप हो जाता है कैसे, मतलब समझ लेते हैं। सही बात। अरे मैं अ, एक इंसिडेंट और बताता हूँ आपको। जब मैंने उनको छोड़ा वहां पर, हम्म। तो छोड़ने के बाद फिर बहुत समय तक कुछ नहीं किया, बहुत समय तक मैं वैसे ही भटकता रहा। फिर मुझे जाके एक सही बंदा हम्म। मिला, उसके साथ मैंने लिखा, काफी लिखा, अच्छे पैसे भी कमाए राइटिंग में। तो एक और ऐसा ही हाँ। था, मतलब वो समय इसी टाइप का एक मिलता जुलता इंसिडेंट है। न्यू ईयर था, मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सा साल था। हम लोग भाईंदर में रहते थे तब।
और जो अंधेरी से ट्रेन चलती थी, लोकल ट्रेन बन के जो भाईंदर पहुंचती थी, वो उसमें बड़ी भीड़ होती थी रात के टाइम में। तो हम लोग पूरा दिन हाँ हाँ भटकने के बाद पृथ्वी थिएटर में इकट्ठा होते थे। और पृथ्वी थिएटर उस समय सारे स्ट्रगलर्स का हम्म, अड्डा हुआ करता था। हम लोग सारे लोग वहाँ इकट्ठा होते थे और इकट्ठा जी होके जी वहाँ जी फिर इंफॉर्मेशन शेयर होती थी कि यहाँ शूटिंग चल रहा है, यहाँ ऑडिशन चल रही है, यहाँ चले जाओ, वहाँ वो हो रहा है। तो वो सब वो अड्डा हुआ करता था हम लोगों का। और हम वहाँ बैठे रहते थे 11 बजे तक। हम्म, कि 11 बजे तक इसलिए बैठे रहते थे कि यार 11 बजे तक बैठे रहेंगे तो थोड़ा लोकल ट्रेन में भीड़ कम हो बस में जाएगी। भीड़ कम हो जाएगी, उसके बाद जाएंगे। हाँ, ट्रेन हाँ। में भीड़ कम होगी, बस में भीड़ कम होगी, फिर निकला जाएगा। ऐसा ही एक बार था कि एक बार मैं हम्म, न्यू ईयर था और मैं लगातार काफ़ी समय से काम की तलाश कर रहा था। एक काम मिला भी था, मैंने काफ़ी समय काम किया, लेकिन उस आदमी ने मेरे 35,000 रुपए मार लिए, दिया ही नहीं मुझे। जब फाइनल पेमेंट करने की बारी आई तो वो दूंगा 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 करता रहा और फिर उसने नहीं दिए। साफ मना कर दिया, नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, ऐसा था। हम्म, तो इस टाइप की चीज़ें हुई तो फिर मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था, बहुत गुस्से में था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। फिर मैं आके फन रिपब्लिक मॉल है, फन रिपब्लिक की सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। और वहाँ बैठा हुआ था, आंखों में आंसू थे, नया साल था और हम्म, जैसे ही 12 बजे मैं देख रहा हूँ वो बड़ी बड़ी आतिशबाजियां शुरू हो गई और वो आसमान पूरा रंग भर गया पूरा आतिशबाजियों से। और मैं बैठा बैठा वहीं सीढ़ियों पे देख रहा हूँ नया साल। डालो। और फिर मैं वहां से पैदल पैदल चला हूँ, तो हम्म, जब मैं स्टेशन की तरफ बढ़ गया तो एक झोपड़पट्टी एरिया पड़ता था। एक लाइन से पूरी वो झोपड़ी हम्म, थी एक लाइन से। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैं देख रहा हूँ कि झोपड़ी में एक हाँ, छोटा सा रेडियो रखा हुआ है। उस पे गाना बज रहा है नए साल का या कुछ भी, कोई तो गाना था, गाना बज रहा है। और सारे झोपड़ी वाले जो वहां पर थे, लड़के, छोटे बच्चे, औरतें, ये नाच रहे सब हैं। डांस कर रहे हैं उस पे। सब जबरदस्त डांस कर रहे हैं, खुल के नाच रहे हैं, मतलब हाँ, पूरा मस्त देसी वेसी लगा के सब पूरा ऐसा जबरदस्त डांस कर रहे थे उसे एक रेडियो पे। मैं 10-15 मिनट वहां खड़ा रहा केवल। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार देखो हम्म, अनुपम, तुम इनसे बहुत आगे हो, उसके बावजूद तुम रो रहे हो। इनके पास कुछ नहीं है लेकिन देखो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना सही मस्त है बात ये। है। देखिए, ये जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, ये बहुत बड़ी चीज है। और इस इन सब मामलों में बम्बई बहुत कमाल है, उस जैसा कोई शहर नहीं हो सकता। जैसे हम लोग ये बातें अपने शहरों में महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ हाँ, एक छत होती ही होती है, एक घर होता ही होता है, एक कमरा होता ही है, और रोटी कहीं ना कहीं शहर में अपने मिल ही जाती है। घर नहीं हुआ तो बाहर कहीं ये तमाम सेटअप है। उस शहर में जाके मुंबई में ही एहसास होता है कि हमसे ज़्यादा क्राइसिस में ज़माने में बहुत सारे लोग हैं। और ये मुंबई को कुछ अजीब सी, मतलब कुदरत का पता नहीं क्या कहें कि इल्म मिला हुआ है मुंबई को, कि वो आपको जीने की बहुत सारे ना रास्ते, बहुत सारा लाइफस्टाइल, बहुत पैटर्न, बहुत सी चीज़ें मोटिवेट भी करती आती है। अगर वो बहुत आपको संघर्ष कराती है, बहुत झिलाती है, तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रेरणा भी देती जाती है कि आप सीढ़ियों पर बैठे उदास थे कि नया साल आ गया और सब कुछ है, लेकिन वहीं आपके सामने खट से कोई एक ऐसा उदाहरण मुंबई ने दिया कि भाई आपसे खराब स्थितियों में लोग हैं, लेकिन ये उस स्थिति में परेशान नहीं है, उस स्थिति को कैसे हंसते हंसते निकाल देना है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। आपका पहला काम आपका मतलब आपके बॉलीवुड में आपकी शुरुआत कैसे हुई, या कहें टीवी में कैसे शुरुआत कैसे हुई आपकी? मैं पहली बार जब वही मेरा मंदिर में रह रहा था, जब एक लंबे समय के लिए रुका और एक्टिंग की तलाश, वही ऑडिशन जाना, फोटो बांटना, ये सब शुरू था। काम तो कहीं कुछ मिला नहीं रहा था। और उस समय एक टीवी के एक डायरेक्टर हैं, उनका नाम है अरविंद बब्बल। अच्छा। तो अरविंद सर का असिस्टेंट मेरा एक दोस्त था, वैभव। तो वैभव ने मुझसे कहा, वैभव हमारा रूममेट था, मैंने कहा यार बहुत मैं बोर होता हूँ, कुछ काम ही नहीं है, साले को दिन भर ऑफिस ऑफिस घूमते रहो, सब भगा देते हैं, ऐसे ही रहा तो यार हम फिर वापस जाएंगे। तो उसने कहा, अरे नहीं नहीं ऐसा मत कहो, तुम वापस मत जाओ, हम कुछ करते हैं, देखते हैं। तो वो एक दिन हमको अरविंद के पास ले गया मिलाने, और एक कैरेक्टर उसमें था कि एक सिक्योरिटी गार्ड है उस सीरियल में, जो घर के बाहर जिसकी ड्यूटी लगी है, वो अपना आता है, गेट खोलता है और
टी सीरियल के जो मेन एक्टर्स हैं वो सब आते हैं चले जाते हैं तो उस समय मिल रहे थे 700 रुपए शायद एक दिन के। अच्छा। हाँ 700 ही थे। उन्होंने बोला कर यार वो प्रोडक्शन वाला है 700 रुपए देगा आराम से, क्या है सिंधी वर्दी पहन के खड़े रहना है, बात खत्म, 700 रुपए बुरे हैं। तो हमने कहा यार ठीक है, कोई बुरे नहीं है चलो। और वही था कि भाई सुबह जाओगे तो नाश्ता मिलेगा और खाना मिलेगा और सारी चीजें। तो अपना चलता रहा 1 डेढ़ महीने, वो अपना फिक्स है महीने में 10 दिन या 8 दिन ऐसे काम आ जा रहा है, सिक्योरिटी विक्योरिटी की वर्दी पहन के और खड़े हैं। तो ये वो समय था मैंने सोचा कि यार घर वाले क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे वो सवाल नहीं था, हम सोच रहे थे कि हम कैसे मुंबई में रहेंगे और कैसे खाएंगे क्या करेंगे। तो फिर वैभव ने हमको अरविंद सर का असिस्टेंट भी बना दिया, बोला कि तुम जिस दिन शूटिंग कर रहे हो उस दिन शूटिंग करो, जिस दिन शूटिंग नहीं करो उस दिन तुम असिस्टेंट के तौर पर आ जाओ और इसके भी तुमको 200-300 रुपए मैं दिला दिया करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक तरह से ये एक पहला काम अगर कहें टीवी पे आने का, तो सीरियल का नाम था जिया जले, एनडीटीवी अच्छा। इमेजिन पे आता था वो। हम्म। और फिर डायरेक्शन में कुछ दिन काम मैंने किया असिस्टेंट के तौर पर। मज़ा ये भी था कि असिस्टेंट डायरेक्टर बन के मैं समझ पा रहा था कि थोड़ा टेक्निकली एक्टर को कैसे खड़ा होना चाहिए, कैमरा कहाँ है, कैसे हाँ। देखते हैं, या 1 शॉट 2 शॉट मास्टर शॉट और ओएस क्या होता है, ये सब समझ रहा था। इसके बाद फिर ये समय सीआईडी का बहुत जोर शोर पे आ रहा था, तो सीआईडी में सारे लोगों को काम मिल ही जाता क्योंकि एपिसोडिक था। तो सीआईडी में हमारे लखनऊ के कुछ लड़के थे जो डायरेक्शन में थे, तो उन्होंने बुलाया कि नहीं नहीं भैया आइए वहाँ पे आइए। गए तो जो रोल मिला अपना, और उन लोगों ने कहा कि देखिए ऐसा है कि लखनऊ में तो आप इतना काम किए और वहाँ काम किए और हबीब तनवीर के यहाँ रहे, लेकिन भैया यहाँ तो जब मामला गड़बड़ है और यहाँ तो आप समझ रहे हैं बिल्कुल नई शुरुआत, बिल्कुल सब भूल जाइएगा। आपने कहा ठीक है भैया जैसा कहोगे वैसा करेंगे। तो जहाँ जो रोल मिल गया, अच्छे खड़े हैं तो कहीं लाश इधर पड़ी हुई है तो ये अपना एसीपी लोग आते हैं पूछते कि तुमने कोई लाश यहाँ पर देखी क्या, और मैं एक बंदा जा रहा था, हाँ 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 सर मैंने वहां पर देखी है, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके, अच्छा ठीक है, और मैं चला गया। तो पता लगा इसके भी पैसे मिल रहे हैं। तो एक समय वो फकीरी कह लीजिए कि यहाँ से मेरे अंदर आनी शुरू हो गई कि यार जिंदगी को छोड़ दो, अब जैसे जा रही है वैसे चलने देते हैं, करने देते हैं। तो 1 डेढ़ साल के बाद मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था मुंबई में, मैं गिर गया था बाइक से। तो मुझे लगी अच्छा। काफ़ी चोट और फिर मुझे बैक पेन काफ़ी हो गया। फिर इलाज विलाज चलता रहा, फिजियोथेरेपी वेरेपी, वो बड़े बुरा एक समय था, मतलब मैं मेंटली बड़ा परेशान होने लगा, तो मैं वापस लखनऊ आ गया। इसके बाद फिर सफ़र थोड़ा थिएटर का लखनऊ में रहा, और 2011 में वही फाइनली जब ये हो गया कि लखनऊ में कुछ है नहीं तब चलते, तो 11 से फिर जो मैं रहा अभी तक, तो फिर टिके ही रहा मुंबई में। फिर तो कई सारे सीरियल वीरियल मिलते गए, हम्म। छोटी बड़ी फिल्में मिलती गई, जो मिला सब करते गए। फिर एक समय के बाद ऐसी नज़र बन गई थी कि हाँ अच्छा बुरा जो मिल रहा है सब करो, पैसे बताओ कितने दोगे बस, सीधे सीधे मुद्दे पे आओ भैया, पैसे इतने मिल रहे हैं ठीक है सब कर लेंगे। तो थोड़े समय बाद बड़े कुछ घटिया काम भी उस बीच में हो गए जिनका बाद में एहसास हुआ कि यार ये बड़े अजीब से काम कर डाले गए। तो फिर एक नज़र बनी कि नहीं कुछ फ़िल्टर किया जाए। तो अब थोड़ा-सा ये मैं ये रखता हूँ कि कौन-सा काम करना है और कौन-सा नहीं करना है। जी। मैंने भी ऐसा एक इस टाइप का एक छोटा सा काम किया था। परिणीता फिल्म आई थी। तो परिणीता की शूटिंग चल रही थी, तो उसमें असिस्टेंट थे। हाँ, हाँ। तो हाँ, तो वो परिचित के थे, तो उन्होंने बुला लिया। और उसमें हम सारे दोस्त पहुंच गए। 250 रुपये पर डे का था। तो ऐसा था कि 250 रुपये मिलेगा। तो लास्ट जो परिणीता फिल्म का हुँ। लास्ट का सीन है कि उसमें वो शादी चल रही है, घर में पूरा शादी का माहौल है, फिर ऐसा है, फिर वो अपना आता है, दीवार तोड़ता है, सैफ अली खान, और ऐसा वैसा वो सब पूरा सीन था। उसमें मेरा जो कैरेक्टर था, उसको ऐसा था, डायलॉग था। और असिस्टेंट डायरेक्टर भागा भागा आया, सर डायलॉग बोलना है, आप बोल लेंगे? तो मैंने बोला हाँ बोल लूंगा यार, मैं एक्टर हूँ। तो बोला अच्छा, तो सर लीजिए डायलॉग, आप पढ़ लीजिए। और सुनिए मेरा डायलॉग क्या था, वो सबसे मजेदार बात यह है, वो असिस्टेंट जो भाग के आके पूछ रहा था डायलॉग पढ़ लेंगे, मेरा डायलॉग था जी माँ जी। मतलब यार, वो मेरा डायलॉग ही सिर्फ इतना था। मैंने बोला यार, तू इतने से हे डायलॉग के लिए, भगवान! वो आगे पूछ रहा है आप डायलॉग बोल लेंगे, अरे मैंने कहा जी माँ जी बोल रहा है।
वो मतलब ऐसा था कि वो पटाखे ला के देती हैं, अच्छा, पटाखों असिस्टेंट ले। डायरेक्टर का ना एक दूसरा फ्रस्ट्रेशन होता है। हाँ, हाँ। असिस्टेंट डायरेक्टर का अनुपम जी एक दूसरा फ्रस्ट्रेशन होता है, वो मैंने महसूस किया है। आप तो चूंकि डायरेक्शन में रहे भी हैं, आपने मतलब अपने नीचे वालों को देखा होगा कि जब वो उनको कोई एक लाइन दो लाइन वाला एक्टर मिल जाता है ना, तो पूरा डायरेक्शन जो भरे बैठे रहते हैं ना, वो उसी पे घुसेड़ देते हैं, उड़ेल देते हैं। बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, याद है, याद है, याद है। हमें लगता है कि इसी डायलॉग को प्रोमो करना है फिल्म का, यही ट्रेलर और टीजर में जाने वाला है। अरे बाकी छोड़िए, सबसे मजेदार बात, वो हम्म, सीन हुआ, और सीन होने के बाद वो कट भी गया। मतलब जब मैंने हम्म, फिल्म जाके देखी तो कट भी गया। जी माँ जी एक तो डायलॉग बोला था, वो भी कट भी गया मेरा। हाँ। कुछ तो ऐसा भी था अरे कि तो मतलब एक आप अच्छे से इसका मतलब नहीं बोले होंगे, तभी काट उस दिया गया। हाँ, वो सीन ही नहीं था, वो पूरा सीन जी ही नहीं माँ था, जी मैं आप नहीं बोला बोले तो। होंगे अच्छे से। हाँ मतलब जी माजी भी, मतलब मुझे वही लगा कि साला जी माजी भी ढंग से नहीं बोल पाए। यार साला आया तो बहुत बेकार काम किए हम। सारी थिएटर की ट्रेनिंग बेकार हो गई। हाँ। मुझे जो मेरा अच्छा पहला अनुपम बड़ा जी, काम आप था। इससे डायरेक्शन में आपने हाँ हम्म, हाँ, पूछिए क्या कह रहे थे। नहीं नहीं नहीं, वो आप जो आप बोलिए, फिर मैं इसके बाद वो सवाल पूछूंगा। क्योंकि आप डायरेक्शन अच्छा में रहे, इसलिए वो काम वो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। हम्म, हुआ ये था ना कि मैं, वैसे तो मैं छोटा 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 काफी काम कर रहा था। राइटिंग का काफी काम किया था, कई सीरियल्स में घोस्ट राइटिंग की थी। कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी, और कई सीरियल्स में मैंने एज अ डायलॉग राइटर किया था, घोस्ट राइटर। मेन राइटर कोई और था, मैं खाली लिखता था और पैसे ले लेता हम्म, था। अच्छे पैसे मिल रहे थे, उस समय तक अच्छे पैसे मिलने लगे थे मुझे। फिर उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर करके भी हम्म, लगा, असिस्टेंट में कुछ सीरियल्स किए मैंने। उस समय एक सीरियल आता था, हम दोनों हैं अलग अलग। ये स्टार वन जब नया नया शुरू हुआ था तब हुआ था। और भी दो तीन चार सीरियल ऐसे थे जिसको कि मैंने इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर रहा। लेकिन फाइनली मुझे ऐसा था कि यार सीरियल से मुझे मजा नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि यार ये क्या दुनिया है यार, सब सीरियल तो मुझे करना ही नहीं है पहली चीज तो। और हर चीज में वही यार, एंगल हम्म। में वो झाप झूप वाला जमाना था, वो बालाजी आ चुका था और हर चीज में जुप 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 हाँ, एक एक बार उसने बोला वो क्या, जो तो फिर वो जो चार जो बार पहले पलट के वो क्या कुछ क्या 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 चलता रहता था। तो वैसा जो है मुझे उसका उसमें कोई मजा शॉर्ट नहीं आ रहा था। स्पेसिफिक उसका कुछ नाम था अनुपम जी ना, ऐसा जुप जुप वाले का। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ नाम था मुझे जहाँ तक याद है। मुझे भी ध्यान नहीं है, तो मैं, मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं अच्छा। आ रहा था सीरियल में। फिर मैंने सोचा नहीं यार सीरियल नहीं करूंगा अब मैं हम्म, फिल्में हम्म, करूंगा। तो हम्म, फिल्में करने के लिए हम्म, मैं कोशिश करता रहा, किसी में ढंग से मिला नहीं मुझे ऑफर। तो मैंने अपनी खुद की फिल्म बना डाली, द कलर रेड। वो भी अच्छा। एक, हाँ, अपनी खुद की, सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक द कलर रेड नाम से फिल्म बना डाली। और वो फिल्म 2.5 घंटे की हम्म, प्रॉपर फिल्म बना डाली। तो उसको सोचा था कि यार मैं लोगों तो को दिखा वो के कुछ। कैसे देख सकते हैं हम, हमारे दर्शक जो भी लोग हम लोग को देख रहे हैं यहाँ, उसका आप कभी अब लिंक मेरे, शेयर करिए अगर वो हाँ, मेरे 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 यूट्यूब पे है। और मैं मेरे चैनल यूट्यूब पे। के हाँ, चैनल का लिंक मैं अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे शेयर कर दूंगा आफ्टर द लाइव सेशन। हम्म, तो फिर भी मुझे कोई बहुत अच्छा काम नहीं मिला, उसके बाद भी नहीं मिला। मैं, और इसी दौरान एक मुझे बड़ा मौका मिला था, काफी बड़ा मौका मिला था। एक फिल्म आई थी, ढूंढते रह जाओगे। उसमें ये था, अपने परेश रावल जी थे, और परेश जी थे, और ये क्या नाम है इसका, उसका ध्यान ही नहीं आ रहा है एक्टर का नाम। मतलब ये अच्छी खासी स्टार का उस सही फिल्म बनाया था वो। और हाँ उन्हीं हाँ, मुझे डायरेक्टर, फिल्म का नाम याद है। हाँ। मुझे अरे डायरेक्टर का अरे वो नाम। जो उसके डायरेक्टर हैं शुक्ला जी, उन्होंने बाद में वो फिल्म बनाई ओ माई गॉड। और उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने बनाई थी हाँ, हाँ, 102 नॉट आउट। उमेश शुक्ला। उमेश शुक्ला। तो उमेश जी से मैं, मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मिला था, तो उमेश जी मेरी राइटिंग उनको बहुत पसंद आई थी। उसके बाद मैं उनके साथ लग गया। और एक हफ्ता ही बीता था उनके साथ काम करते हुए कि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। तो मुझे छोड़ के वो काम आना पड़ गया वापस ओ, गाँव। तो
ऐसा ही था कि मतलब एक तो जिंदगी भी ले रही थी, ऊपर वाला भी ले रहा था, और काम मिलता नहीं था, और काम मिला तो मतलब जो है काम मिला तो मिला तो ये सब आता हाँ, है। फिर आ गया, फिर वो छूट गई फिल्म। हम्म, फिर उसके बाद मैं मुंबई जल्दी जा ही नहीं पाया, पता नहीं ऐसी पनौती लगी मेरे साथ कि मैं मुंबई जा ही नहीं पाया वापस ढंग से। काफी समय तक, काफी लंबे अरसे तक हम्म, मैं मुंबई से गायब हो गया। हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई, वो दुर्घटना मेरी जिंदगी के मतलब एक समझिए कि मुझे सीधे सीधे उठा के उसने 5-6 साल पीछे फेंक दिया। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, पैसे वैसे की तंगी आ गई, 10.5 12 लाख का कर्जा हो गया ऊपर। तो उस दुर्घटना ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया मुझे। और जब मैं एकदम से उससे हम्म, उबर के बाहर आया, तो बाहर आने के बाद मुझे लगा कि यार अब करें क्या, मतलब इतना कर्जा भी खत्म करना है, घर की स्थिति भी हाँ, संभालनी है, क्या करें कैसे करें, और वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वही होता है ना, ऊपर वाला आपको जब बहुत ज्यादा तकलीफ देता है और आप उस तकलीफ से लड़के बाहर आते हो ना, तो आपको फिर इनाम भी मिलता है उसका। तो हाँ, वैसा हुआ कि फिर उसका जब मैं मुंबई गया दोबारा, तो मेरे फ्रेंड्स थे वहां पर। मैं सबसे बोल रखा था कि यार कुछ करो, कुछ जितने भी हैं हम्म, लिंक सब लोग लगाओ प्लीज, मुझे काम की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कर्जा खत्म करना है अपना। तो उसके लिए फिर मेरे मामा वहां पर ठेकेदारी करते थे पूना में, तो मैं मामा के साथ ठेकेदारी भी करने पहुंच गया वहां, कुछ दिन ठेकेदारी की कि पैसे कमा कमा के सबके चुकाता रहूंगा। गजब। तो मैं कर ही रहा था ये हम्म, सब कि उसी टाइम पे हम्म, मुझे एक कॉल आया मेरे हम्म, फ्रेंड का कि यार तुम्हारी हिंदी बहुत हम्म, अच्छी है, तुम लिखते अच्छा हो, तो तुम जॉब करोगे स्टार स्पोर्ट्स में। तो मैंने बोला यार मैं कुछ भी कर लूंगा। बोले हम्म, कि बोले तुम तुरंत चले जाओ और कल जाके इंटरव्यू दे आओ। बोला ठीक है, दे आता हूँ। मैं तुरंत पूना से भाग के पहुंचा मुंबई। मुंबई आया, उसने मुझे नंबर दे रखा था, मैं पहुंचा, स्टार स्टार ऑफिस था उस वक्त यहाँ पर अपना महालक्ष्मी में। तो महालक्ष्मी में मैं महालक्ष्मी पहुंच गया में, जी स्टार। जी। हाँ, वहां पहुंचा, वहां हाँ, पर वो इंटरव्यू दिया, मैंने पूछा जो मुझे स्टूडियो करना भी क्या होता है होगा। ना उसके सामने जो। हाँ हाँ हाँ। हम्म, तो मैंने पूछा कि मुझे करना क्या होगा इसमें। तो उन्होंने बोला ये हमारा एक स्पोर्ट्स चैनल है, और इसमें स्पोर्ट्स हम लोग एक शो बना रहे हैं, स्पोर्ट्स शोज बनते हैं। उस शो में आपको राइटिंग करनी होगी, और वो बहुत सारी जो कॉपीज इंग्लिश में आएंगी उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना होगा, कुछ खुद भी कॉपीज लिखनी होंगी। तो आप को हम्म, इसके पहले कुछ पत्रकारिता का अनुभव है? मुझे कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया हाँ मुझे है, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए थी। फिर हाँ, फाइनली मैं ज्वाइन किया मैंने। हाँ, बाद में वहां पर करते 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 काफी कुछ सीखा, काफी कुछ लिखना शुरू किया। मेरी राइटिंग से लोग इम्प्रेस होने लगे वहां पर, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी ड्रामा क्रिएट करता था, क्योंकि अल्टीमेटली दिल तो वही ड्रामा वाला ही था ना मेरा। हम्म, तो हाँ, वो मजा वही आता है, था सही लोगों को, बात है। चलो। हाँ, हाँ, बड़ी ड्रामेटिक राइटिंग थी मेरी। तो वो पसंद आने लग गई लोगों को, और फिर मैं हम्म, वहां पर धीरे धीरे करते करते प्रमोट हुआ, मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर, फिर प्रोड्यूसर भी बना वहां पर। तो ये फिर हम्म, वहाँ, ये मेरा सबसे पहला बड़ा काम था जिसने मतलब मेरा सारा कर्जा खत्म कर दिया, मैं कर्ज मुक्त हो गया, और इसके अलावा थोड़ा स्थिति संभल गई मेरी। हम्म, फिर उसके बाद तो मैं अपने अपने मन की करने लगा। 2017 में मैंने हम्म, जॉब छोड़ दी, कर्ज मुक्त होते ही मैंने जॉब छोड़ी, मुझे लगा कि बस अब हम्म, अपने मन का काम करना है, और तब से मैं अपने मन का ही कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल डाला, हम्म, उसके लिए काम करता हूँ। अभी भी स्टार स्पोर्ट्स में जाता हूँ, लेकिन एज अ फ्रीलांसर, कि मैं साल में जो इवेंट्स होते हैं जैसे आईपीएल, प्रो कबड्डी लीग, वर्ल्ड कप, तो इसमें सब में जाता हूँ, काम करता हूँ और वापस घर। तो अभी फिलहाल यही चल रहा है। हाँ, हाँ। आपको जैसे आपका जो एक तो स्टार का आपने नाम लिया, स्टार स्पोर्ट्स के साथ। हम्म, स्टार का ये एक चैनल, स्टार वन, शायद अब तो नहीं है, पहले था। हाँ तो स्टार वन का एक शो आया था, रियलिटी शो था सिंगिंग का, जिसको हाँ हाँ अदनान सामी होस्ट करते थे। तो उस दौरान मुझे भी एक नौकरी मिली थी स्टार में, स्टार वन में, और दफ्तर वही था महालक्ष्मी वाला ही, उसके सामने वो, मैं स्टूडियो का नाम भूल गया हूँ, जिसमें बहुत सारे ऐड के ऑफिस भी थे, ऐड शूट भी होता था। हाँ हाँ हाँ, अम, फेमस फेमस स्टूडियो। अपने स्टार स्टार के सामने ही था, नाम भूल। फेमस फेमस, फेमस। फेमस, हाँ। हम्म, तो स्टार में मुझे भी ऐसी नौकरी मिली थी, आपने चूंकि हिंदी का जिक्र किया,
मेरे एक दोस्त है, आसिफ नाम है उनका। आसिफ से बहुत पुरानी मुलाकात थी हम लोगों की, और वो अंधेरी में चाय की दुकान पे ही हुई थी। तो आसिफ ने मुझसे कहा, यार संदीप तुम्हारी हिंदी अच्छी है और तुम लखनऊ के हो, और एक्टिंग में सब स्ट्रगल कर रहे हो, एक नौकरी है, करना चाहोगे स्टार में? मैंने कहा भाई क्यों नहीं। तो उसने कहा ऐसा ऐसा है यार, हिंदी में बस वो जो गाने होंगे, गाने के आगे पीछे क्या लिखा जाए कि ये गीत लिया गया है फला फिल्म से और इसके लेखक हैं ये और इसको गाया है इन्होंने, जैसे अच्छा विविध अच्छा। भारती में अनाउंसर्स बोलते हैं, बस वैसा ही हर गाने के आगे पीछे लिखना और जोड़ना, यही सब काम होगा हिंदी में। तो मैंने कहा ठीक है। तो पहली बार मुझको मतलब ऑफिस की तरफ से एक लैपटॉप मिला कि भाई ये इनका लैपटॉप है, उस पर एक नंबर था, तो वो हाँ, वहीं रख देना होता था, हालांकि घर नहीं लाते थे, लेकिन पहला फील ये था कि यार ये हमको मिला है, ये हमारा है, इसमें और कोई नहीं घुस सकता, इसमें हम ही पासवर्ड डालेंगे तो ये खुलेगा। तो स्टार के दफ्तर में थोड़ी नौकरी मैंने भी कुछ महीने की थी, शायद 3 या 4 महीने की थी नौकरी। और आसिफ से बहुत कुछ सीखने को मिला, वो इतना बड़ा प्यारा बंदा जिसने हम लोग को सिखाया भी कि यार तुम लिखो तो चैनल के हिसाब से, या चैनल की कॉपी क्या होगी। और बात यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये है कि स्टार का जिक्र इसलिए आया है आपका हमारा, कि हमने क्यों कम किया। अब बेसिक हम दोनों के अंदर जो क्वालिटी थी वो क्या थी कि हमारी हिंदी अच्छी थी। आपकी हिंदी अच्छी थी इसलिए आपको किसी ने सजेस्ट किया, मेरी हिंदी अच्छी थी इसलिए मुझे किसी ने सजेस्ट किया। तो यहाँ बात ये है कि कई बार मुंबई जाने वाले लोग बड़े इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि यार अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो हिंदी आती है, तो हिंदी से क्या। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भैया अगर हिंदी अच्छी है तो वो हिंदी किसी ना किसी दिन आपकी रोटी कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए चला देगी देगी, अच्छी खासी चला देगी। इसलिए इस नहीं, बात का जिक्र यहाँ मैंने अपना भी किया है। एक चीज ये भी होता है ना, जैसे जब मुंबई शुरू शुरू में हम लोग गए थे तो बहुत सारे लोग भी ज्ञान देने वाले मिल जाते थे ना। ऐसे कपड़े पहनो, यहाँ तो ऐसा चलता है, अंग्रेजी बोलना सीखो और ये करो। मुझे लगता था कि यार मतलब हम, और शुरुआत में क्या होता है ना, शुरुआत में हम लोग बहक भी जाते हैं उस चक्कर में, हमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी रहता है कि अरे यार वो तो तो कपड़े, ऐसे हाँ कपड़े होने हाँ। चाहिए, ऐसे हेयर स्टाइल होना चाहिए, थोड़ा सा यार ऐसा चाहिए। और हम लोगों के से एक बंदा था ना, हम लोग का दोस्त था जो हम लोग के साथ थिएटर करता था, हमने पहले उसको भेज दिया था मुंबई कि तुम जाओ, तुम्हारे उसके दीदी जीजा रहते थे, तो वो जाके वहां पर उसने सारा सेटअप कर लिया था, रूम वूम अरेंज कराना और ये सब कर लिया था उसने। वो हमको बहुत ज्ञान दिया करता था, क्योंकि 4 दिन पहले पहुंच, मतलब हमसे 4 महीने पहले पहुंच गया था वो। और वो ऐसे ऐसे ज्ञान देता था, अरे वो अच्छा। हाँ, इधर ना ऐसे हाँ। अच्छा, उसकी उसकी लैंग्वेज बिल्कुल बदल गई थी। मतलब वो था बिल्कुल प्रॉपर यूपी वाला, लेकिन जाते ही ना उसका ऐसा हो गया था कि अरे यार यहाँ पर ऐसा मत बोलना कि नहीं तो लोगों को लगेगा यूपी वाला है, यहाँ थोड़ा सा ना ऐसा दिखना चाहिए। तो उसका ऐसा शुरू हो गया था, तेरे को मेरे को और ये वो। भाई मगज में बात नहीं घुस हाँ रही अपने, क्या बोलने हाँ, का, ऐसा तेरे को ऐसा देख चालू यार था। ऐसा। तो ये हमारे दोस्तों के साथ भी था, तो हमने कहा अबे तुमको भैया क्या हो गया है, तुम तो यहाँ से गए थे तो ठीक थे। कह रहा अरे यार तुम लोग ना, वही बात करता है यार हमेशा, छोटे शहर वाली ना, क्या यार। अच्छा सुन, मैं बता रहा हूँ तेरे को। तो मैंने कहा यार ये कैसे बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ तेरे को, ये कौन सी भाषा है। लेकिन अनुपम जी मैं कभी ऐसा नकली हुआ नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। शायद ये वजह भी रही कि मुंबई में हमको बहुत तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरे को तेरे को पता नहीं, मतलब मैंने शामिल नहीं किया, निकल जाता हूँ कभी जबान से तो अलग बात है, लेकिन हम फंसे नहीं इन सब चीजों में। मैंने कहा नहीं यार, मेरे साथ जैसे भी ठेठ देसी हैं ऐसे ही रहेंगे। कैमरा ऑन होगा तो भाई एक्टिंग देखो, कि मेरे को तेरे को मेरे कपड़े और जूते और क्या। एक समय तक हमने भी सब आडंबर बहुत किया कि वो अजीब से हरे रंग के जूते खरीद लिए, तो साहब एक बार लाल रंग के जूते खरीद लिए क्योंकि कहा जाके कुछ अतरंगी और कुछ अलग। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। लेकिन जब लखनऊ में लौटते तो तभी सब काले जूतों में लौटते थे। हमने कहा यार माँ बाप देखेंगे तो कहेंगे क्या हो गया है इसको यार। तो नहीं भैया, बिल्कुल नॉर्मल फिर। हालांकि ठीक है, वो उस समय के बाद भी ना धीरे धीरे आप समझ जाते हो, फिल्टर हो जाती हैं सब चीजें, वो भी जानना समझना जरूरी था। अब लगता है नहीं कुछ नहीं है, अब तो मैं कहीं चप्पल पहन के चला जाता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब पता चल गया है। हम लोग क्या, छोटे शहर वाले लोग ना, और छोटे शहर से जो निकल के वहां हमसे पहले पहुंचे हैं, हम उस दायरे में घूमते रहते हैं। 2-3 साल तो उसी घूमने में ही निकल जाता है। वो समझाते हैं अरे यार ऐसे नहीं ऐसे,
ऐसे नहीं, ऐसे बाल ऐसे होने चाहिए, पता है, थोड़े ऐसे लंबे ऐसे होने चाहिए, मूंछ जो है ना थोड़ी ऐसी होनी चाहिए, और कपड़ों में ना थोड़ा ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा अरे यार कहाँ इसी में उलझे रहेंगे, और ये नहीं बता रहा है कि काम का कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा। तो वो तो मुझे बम्बई खुद बहुत को नहीं सारा पता। नकलीपना भी देती है, खैर। अरे मैं, वो तो हम लोगों को ऐसा ट्रेनिंग दिया करता था, जैसे लगता था कि मतलब पूरी मुंबई इसने चाट लिया है, सब आता है इसको। वो इस तरीके से बात किया करता था हम लोगों से, बिल्कुल अलग ही हाँ स्टाइल। अरे अनुपम, तेरे को मालूम है, ऐसा मोबाइल ना ऐसा हाथ में पकड़ के चलने का, लोगों को दिखना मांगता है तेरे हाथ में मोबाइल है क्या, ऐसा मतलब ऐसा हाथ में रखने का, ऐसा शाइन मारने का चाहिए मोबाइल। तो हम हाँ, लोगों वो को भी लगा यार दिखे कि सही बात कौन कर रहा सा है ये। मोबाइल है। हाँ, मोटरोला लिया था, हम्म, मोटरोला, वो पतला वाला एकदम पेजर जैसा था, उसमें इतनी सी तो स्क्रीन थी उसकी, उसमें मैसेज टाइप करो तो एक लाइन ही आती थी एक हम्म, बार में, फिर उसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ता था, ऐसा था वो, बहुत पुराना वाला। और फिर उसके बाद नोकिया 5100 हाँ खरीदा था, वो भारी वाला, इतना बड़ा सा, इतना बड़ा मोबाइल हाथ में लिए बेवकूफों की तरह घूमते थे हम लोग। हुआ ये था कि एक बार मोबाइल घूमते घूमते क्या हुआ, हाथ में लेके घूम रहा था, स्टेशन पे धक्का लगा और मोबाइल गिर गया सीधा ट्रेन के नीचे, मतलब हम्म, पटरी पे गिर गया और ट्रेन ऊपर से गुजर गई उसकी। हम्म, हाँ, मुझे तो धक्का लगा, अरे बाप रे, मतलब मेरा मोबाइल गया। फिर फाइनली जब ट्रेन पार हुई तो वो नीचे मिल गया मुझे, हाँ, उठाया मैंने उसको, फिर घर आके खूब डांटा, मैंने बोला साले आज के बाद हम्म, अगर तुमने बोला ना हाथ में लेके मोबाइल घूमना चाहिए तो लपड़ देंगे तुमको, तुम्हारे चक्कर, तुम्हारे दिखावे के चक्कर में आज हमारा मोबाइल चला जाता 1500 ऐसे हम्म, था कि अलग ही था वो बंदा तो बिल्कुल अलग ही था। फाइनली हुआ यही उसके साथ भी कि उसने मुंबई छोड़ दिया, उसको जमा ही नहीं। तो यही है, जो लोग हमें देख भी रहे हैं और जो लोग इस हम्म, तरह से आगे चाहते हैं काम करना, तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ गया यार, बी ओरिजिनल, आप रियल रहो जैसे हो, एक पीस ऊपर वाले ने बनाया और वो आप हो, बी और ओरिजिनल, वैसे ही हाँ, सही कह जहाँ। रहे हैं। अच्छा, अच्छा संदीप जी, ऐसा आपने महसूस किया होगा कि अब ये सब जितना चीजें आप कम भी हो गई। अब बहुत कम है, अब नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मतलब हैं अभी, लेकिन पहले जितनी नहीं है अब शायद। अब जो नए नए मतलब लड़के आ रहे हैं, या कहिए कि एक जो टाइम गैप या सोशल मीडिया और ये सब चीजें जब से आई हैं, तब से मुझे लगता है कि बहुत से सक्सेसफुल एक्टर्स का स्ट्रगल और उनके दौर की बहुत सी अच्छी बातें लोगों को पता चल गई हैं। तो जिसमें इस हम्म। नकली पने की गुंजाइश को मतलब हटा दिया है। हटा दिया, सही कह और रहे हैं। बहुत सारे काम, बहुत सी फिल्में अब ऐसी आ गई जिनमें छोटे शहर के एक्टर्स ने अपने आप को साबित किया है, जो नकली नहीं थे, जो बिल्कुल रॉ थे और जैसे आया वैसे अपने आप को प्रेजेंट किया, और उनके अंदर का जो क्राफ्ट था उसको किसी अच्छे डायरेक्टर ने बढ़िया इस्तेमाल किया। उसमें नवाजुद्दीन है, मनोज वाजपेयी है, इरफान खान है, संजय मिश्रा है, बहुत से ऐसे नाम हैं, तिग्मांशु हम्म। धूलिया, अनुराग कश्यप, ये सब हमारे आप बीच के ही से निकले लोग हैं, जिन्हों जो नकली नहीं, वो जो जैसे हैं वैसे हैं। यार बताओ, जैसे हैं ऐसे कहीं फिट हैं आपके काम में तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, छोड़ो, तुम करण जौहर वाले जॉनर के लोग हो, उनको लोग बनाओ। तो तब से मुझे लगता है अब नकलीपना कम हुआ है, और ये जो कास्टिंग डायरेक्टर वाली एक नई जो पौध आई है, नई जनरेशन, इसका रिसर्च बहुत बढ़िया है। मतलब इनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है, कि ये एक्टर ढूंढ रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि यार वो कौन सी गाड़ी से उतरा, उसके पास कौन सा मोबाइल है, और कौन सा किस ब्रांड के कपड़े हैं। होता है शायद, ये भी होता है अभी थोड़ा बहुत, लेकिन पहले जितना नहीं रह गया। वो हमारे आपके समय में, मतलब हमारा आपका हाँ, समय कोई सही बहुत बात। पुराना नहीं हुआ है, 10 12 15 साल शायद होंगे। लेकिन वो जब एकता कपूर के दफ्तर के बाहर ही जो भीड़ है, यशराज के बाहर वाली जो चाय की बेल्ट वाली भीड़ थी, तो मैं तो ऐसे निकलते हुए और ऐसे देखते रहता था कि यार इतना लंबा लड़का, इतना स्मार्ट लड़का, और इतना मतलब चौड़ी छाती वाला लड़का। तो हमने कहा यार हम तो कहीं फिट ही नहीं, मैं निकल ही लेता था, रुकता ही नहीं था वहां पर, कि भाई हम तो यही मर जाएंगे, और दफ्तर जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये लोग कहेंगे क्या तुम्हारी भी कुछ चाय वाय की दुकान है, यहाँ कैसे घूम रहे हो, ऑफिस में कैसे घुसने की कोशिश की तुमने। है ना। तो वो घबराहट अब नहीं है। बहुत सारे नए लड़के टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, और वो सब अपने आप को धड़ाधड़ साबित कर रहे हैं। अब स्कोप भी खैर ज्यादा है, ज्यादा नहीं, अच्छा। ज्यादा सीरियल्स हैं, ज्यादा फिल्में हैं, ओटीटी यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारा स्कोप भी है।
हाँ जी। और स्कोप के साथ साथ मुझे जो एक चीज लगती है ना कि अब जो है ना एक्सपोजर पहले से ज्यादा, मतलब पहले क्या था कि हम लोगों के पास टीवी एक माध्यम था, सिनेमा माध्यम था, अब यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया। जो लोग आ भी रहे हैं ना वो इतना काम करके आ हुँ, रहे हैं पहले से ही कि मतलब वो कैमरा फ्रेंडली हैं। हुँ, उनको मतलब ऐसा नहीं है कि हुँ। वो डर है उस चीज का, और उनको सब चीजें पता भी हो चुकी हैं कैसे रहना है क्या रहना है। उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो मतलब मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छा खासा एक्सपोजर मतलब एक्सपोजर लेके और काफी प्रैक्टिस लेके सब चीजें लेके आ रहे हैं। तो बहुत, बहुत, इस बहुत वजह वो से भी पहले से ये थोड़ा ट्रेंड सा है। कम हुआ है। हाँ, जी, जी, जी। हम लोगों के टाइम में नहीं था ना, हम लोगों के टाइम में ट्रेनिंग देने सिर्फ वाला कोई इसी था के ही वजह नहीं से हम ना लोगों को। हाँ, हम लोग कुछ जानते ही नहीं थे ना, मतलब बेसिक चीज़ हमें ये पता थी कि अपने शहर में नाटक करो, हाँ, थिएटर करो, एक्टिंग सीखो, बम्बई जाओगे, तुम्हारे टैलेंट की कद्र होगी। तो वहाँ जाके पता चला कि नहीं, नहीं बॉस, हाँ, मोबाइल भी होना चाहिए। अच्छा, मैं कभी आपसे एक अपनी फ़ोटो फ़ोटो शेयर करूँगा, नीतू जी से भी करूँगा और नीतू जी से कहूँगा कभी फुर्सत से उसको पोस्ट कर दें, कि उसमें मैंने बड़ी मोटी-सी चेन अपने गले में डाल रखी है। गोल्डन चेन और गोल्ड का ब्रेसलेट और बड़ी अंगूठियाँ, और मतलब वही एक पूरी तरह से शोरूम बना के अपने को मुंबई में मैंने एक में पे ऐसे भी पेश किया कि यार देखें, इससे फर्क पड़ेगा क्या, महंगी घड़ी, ऐसे बातों बातों में यूं कर लेते थे। नहीं इस तरह, तो बस मैंने सोचा कि इधर आया हूँ तो आपसे मिलता चलूं कि भाई घड़ी देखो, घड़ी बड़ी वाली महंगी है। अब देखिए ना, अब मैं 1,500 पहन के घूमता हूँ, कोई फर्क नहीं है, दिमाग में नहीं है। पहले हाँ, ये था कि नहीं ऐसे यार दिखा दो किसी बहाने से। अच्छा, शर्ट शर्ट अगर ऐसे है तो धीरे से, नहीं नहीं सर वो मैं आया था इधर तो मैंने सोचा आपसे मिलता चलो। हाँ भाई, चेन दिख गई है क्या? दिख गई, हाँ मोटी चेन है, ठीक है, ये बड़ा एक्टर होगा। ऐसे टाइप का भी मैंने तो किया है सीरियसली, क्योंकि वही जिन लोगों ने कहा कि भाई ये सब देखो इससे फर्क पड़ता है, मैंने कहा ठीक है पड़ता है, तो पैसे तो थे ही, तो दिखाते हाँ। हैं। खैर, अब नहीं, समझ में मैंने आया तो इससे ऐसा कोई नहीं किया। फर्क नहीं मैं अपना पड़ता है। मैं अपना बताऊं आपको। मैं क्या करता था कि मेरा जो हिस्सा ऐसा था कि वो जो मेरा फ्रेंड था ना, हमारा पूरा फैशन डिजाइनर वही था। वो हमें बताया करता था कि देख भैया तुझे कैसे अच्छा। कपड़े पहनने हैं और कैसे हम्म। रहना है क्या करना है, वो हमको बताया करता था। तो आपको पता होगा ना वो फैशन स्ट्रीट, पता है ना वो, हाँ वाली चर्च। चर्च गेट वाली जी। हाँ अनुपम जी, हेलो। हाँ, हम लोग थोड़ी देर के लिए गायब हो गए थे। तो नहीं नहीं कोई नहीं, बढ़िया है। आप वो हम इतना लोग को फैशन आप स्ट्रीट पे इतना ले जाता अच्छा था। बैकग्राउंड ढूंढ के लाते हैं, और जी, मुझे ये सुल्तानपुर आके ये आपसे एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल मुझे लग रहा तमाम है कि तमाम चीजें सीखनी है। ये पेड़ गिर गया है यहाँ पर, और मुझे अच्छा लग रहा है देख, मतलब पेड़ गिर गया ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मतलब ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है मुझे। बेहतरीन सेट की तरह आपने इस्तेमाल कर लिया है। ये मेरा मेरा दिमाग नहीं चलता। मैं तो देखिए कभी भी लाइव आता हूँ तो पहले आप ही से पूछता हूँ, अनुपम जी पीछे पीछे सब ठीक है, बढ़िया है ना, सेट है ना? तो मेरे अंदर अभी भी वही सब कि भाई कोई और बताए कि हाँ ओके है। और आप चूंकि राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, क्रिएटर सब कुछ है, तो आप ये सब चीज़ों पे अच्छा काम कर चुके हैं। ट्रैवलर भी है। सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रैवलिंग से भी आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली हैं। अरे ट्रैवलिंग का बताऊँ आपको, जब मैंने 2017 में जॉब छोड़ी ना, मैं पूछने जा रहा था आपसे तो कि मैं एकदम पक चुका था। ट्रैवलिंग का आइडिया कैसे आपको। हम्म। हाँ, ट्रैवलर वही वही बनने बता का रहा हूँ कि या मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग जो आपका ये था कि मुझे चैनल, ये कहाँ से आइडिया आया? एक्चुअली हुआ था कि मैं 2017 तक अपना कर्जा तो खत्म कर चुका था, और हम्म। कर्जा खत्म कर चुका था। मेरे भाई को मैंने बुला लिया था मुंबई में ही अपने साथ रह के, मेरे से वो वहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहा था। मैं वो मेरा भाई ग्राफिक डिजाइनर है, तो मैं उसको वहाँ से कोर्स करवा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया था कि जिस दिन, हाँ। मतलब मेरा कर्जा खत्म हो चुका था, मेरा था कि जिस दिन मैं भाई के अपने कॉलेज की आखिरी फीस दे दूंगा, फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दूंगा,
मैं रिजाइन करने वाला हूँ। तो हम्म बस वही था कि हम्म मतलब जैसे ही मैंने जिस सैलरी आई, सैलरी आते ही मैंने उठा के उसके कॉलेज हम्म की फुल एंड फाइनल पेमेंट किया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं ऑफिस गया और रिजाइन कर दिया। हम्म तो 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना था, वो सर्व किया। तीन हम्म मार्च 3 मार्च सन हम्म 2017 को हम्म, मेरा मैंने नोटिस पीरियड खत्म हुआ है। और 4 मार्च को मैंने साइकिल उठाई है वहां से और मैं निकल पड़ा। हाँ, तो इसके पहले मैंने छोटे मोटे ट्रेवल किए थे, लेकिन ये ऐसा था कि जहाँ से बस एकदम मैं तप गया था, पूरी जिंदगी से तप चुका था। मुझे लग रहा था कि यार क्या करना है यार, ये क्यों मैं मरा जा रहा हूँ रोज। 12 12 14 14 18 18 घंटे काम कर रहे हैं, तबीयत अलग से खराब होती चली जा रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया फाइनली कि नहीं यार, अब अपने लिए काम करना है। हो गया, हम्म कर्जा खत्म हो गया, वो हो गया, भाई की पढ़ाई हो गई, भाई को हम्म हो गया, वो अपना संभाले अपना जाने, मैं निकल रहा हूँ। फिर मैंने सीधा 4 मार्च को साइकिल उठाई। और हाँ साइकिल उठाया तो मैंने लंबा रूट लिया। मैं सीधा नहीं आया, मैं एमपी होके हाँ मैं वहां से निकल गया गुजरात। फिर गुजरात हम्म घूमा मैं। फिर उसके बाद गुजरात घूम के फिर मैं वैसा अहमदाबाद से होते हुए सीधा निकल हम्म गया राजस्थान। राजस्थान घूमा मैं। फिर राजस्थान घूम के फिर इधर से अपना आगरा मथुरा होके, हम्म ये इधर से मथुरा होके आगरा होते हुए फिर आगरा इटावा कानपुर और लखनऊ होते हुए सब घर पहुंचा मैं। अच्छा, ये तो वो कन्नौज वाला रूट। हाँ, तो हम्म मैंने लंबा रास्ता चुना, मैंने पूरा गुजरात राजस्थान ये सब घूमते घामते पहुंचा। तो वहां से जो मुझे वो एक था ना कि जिसको बोलते हैं ना जर्नी ऑफ रेडम्पशन, ऐसा था कि मतलब मुक्ति का एहसास हो रहा था मुझे। और मैं हम्म साइकिलिंग करता था, मैं साइकिल से चलता था, कहीं भी टेंट लगा के रुक हम्म रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं भी खा रहा हूँ। मैं कुछ दिनों तक तो गायब था पूरे सीन से। बहुत कुछ नहीं किया मैंने, केवल शूट भी नहीं हाँ किया, कुछ नहीं किया। मैं केवल ये था कि यार इसको शांत रखना है और सोचना है। तो फिर वो वहां से फिर ये हो गया कि मुझे ट्रैवलिंग में मजा आने लगा। और ऐसा लगा कि यार ट्रैवल करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। और मैं बहुत सस्ते में ट्रैवल करता हूँ। मैं पैदल घूमता हूँ या साइकिल से घूमता हूँ। और बहुत ही सस्ते में टेंट लगा के रुकता हूँ, तो रुकने का खर्च हम्म नहीं होता। फिर अब की तो जो पैदल यात्रा किया वो मैंने शूट भी किया। तो हम्म वो शूट करने के पीछे था कि यार अब करेंगे शूट, तो कम से कम लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ रुकते हैं, क्या खाते हैं, कैसे। तो ये है, और ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है। इस साल मेरा हाँ प्लान बिल्कुल। था। और अभी जो आपका एक वीडियो आपने और पोस्ट किया है चैनल पे। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे थे आप? नीतू जी पूछ रही हैं, कुछ पूछ रही हैं कि संदीप जी आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया। अरे हाँ, बिल्कुल आइडिया आया, अनुपम जी का चैनल मुझे आपने दिखाया था पहले। और मैं तो चूंकि अनुपम जी इसके पीछे आप और नीतू जी का हाथ है मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट करने में और मेरा उस हाथ आइडिया कहाँ के है? पीछे। मैंने पहले क्या मैंने किया आपका ही इसमें? चैनल देखा, मतलब वैसे कई लोगों के अच्छा। चैनल देखे थे, लेकिन जिस तरह से आपका चैनल था इंटरेस्टिंग, मुझे लगा कि हाँ कुछ ऐसा शायद, मतलब प्रॉपर एक चैनल होना चाहिए जिसमें मैं अपनी बात रखूं। तो नहीं तो मैं पहले ऐसे कोई आइडिया आया था तो मैं वीडियो बना के सीधे फेसबुक में डाल देता था, या यूट्यूब में मेरा अपना एक पुराना था उस बना देता था, लेकिन प्रोफेशनली उसको ढंग से आइडिया आपका चैनल देख कर आया। और नीतू जी का भी इसमें बड़ा सहयोग है, योगदान है चैनल बनाने में, आइडिया के पीछे। और मैं अनुपम जी आपसे ये कह रहा हूँ कि वे जो ट्रैवलिंग वाला आपका वो है वीडियोस जितने हैं, तो कोई कभी एक बार ना ऐसे कुछ इंडिविजुअल आप सेशन करिए, या कोई एक ऐसी मास्टर क्लास आप बनाइए वीडियो के फॉर्मेट में हो, कि जो भी लोग ट्रैवलिंग शुरू करना चाहते हैं, ट्रैवलर बनना चाहते हैं, उनके पास क्या क्या बेसिक ज़रूरतें होनी चाहिए, क्या क्या बेसिक मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हों, कौन कौन सी चीज़ें हों, किस तरह से छोटी जर्नी शुरू करें, रास्ते में क्या स्ट्रगल करना पड़ जाता है, इमरजेंसी हो जाए तो क्या करें, कैसे कम से कम पैसे में ट्रैवलिंग कैसे कर पाएँ। जरूर जरूर, ये अच्छा सजेशन है। और मैं इस पे वो भी अनुपम कर जी। सकते हैं, मतलब इस पे हम लोग चाहें तो चर्चा में भी, किसी चर्चा में इन सब चीज़ों को ले आ सकते हैं अपने इन्हीं इसी चर्चा के दौरान। और हाँ बाकी दूसरी मैं तो चीज़ चाहता हूँ चर्चा का एक एक हिस्सा बना लें कि आप
आप एक ट्रेवलर की तरह रहें और मैं एक बिगनर की तरह से आपसे जो जो जिज्ञासाएं मेरे मन में हों, या हम लोग पहले से किसी एक पोस्ट में ट्रेवलिंग पे जाने वाले लोगों से क्वेश्चंस ले लें और उस पर बेस्ड एक चर्चा की जाए, जिसमें आप बेहतर सबको गाइड करें, मुझे भी गाइड करें। मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ आपसे इस ट्रेवलिंग वाले चलिए आइडियाज से। मतलब मेरा चलिए ट्रेवलिंग बड़ा चलिए। अजीब टाइप का है, कोई प्लान व्लान नहीं है, मैं गाड़ी उठा के निकल जाता हूँ, फिर कहाँ रुकूंगा क्या करूंगा। लेकिन आप वाला जितना बड़ा मतलब उसमें पैशन दिखता है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो मज़ेदार है। वो वाला मुझे सीखना है और मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपसे ट्रैवलिंग के बारे में जानना सीखना चाहेंगे। तो इस पे कोई जरूर जरूर, प्रोग्राम नीतू जी ये हम प्लान लोग कर करें, सकते हैं। बताएं कैसे हो पाएगा। हाँ हाँ। और नीतू जी ने पूछा है कि आपने कोरोना आरती भी बनाई है। कोरोना आरती। हाँ, कोरोना आरती मैं भूल ही गया हूँ, कोरोना आरती का कहाँ से शुरू की थी। आ, ओम जय जगदीश हरे की तर्ज पे थी वो। हाँ, नीतू जी मुझे याद ही नहीं आ रही है उसकी लाइंस क्या थी। उसको आप याद करके रखिए, नेक्स्ट उसमें हम लोग सुनेंगे। नेक्स्ट में हाँ पक्का सुनाऊंगा। मैं भूल गया हूँ क्योंकि हाँ काफी समय हो गया वो शुरू, जब जैसे ही कोरोना हुआ और पुलिस वालों ने लाठियां बरसाना शुरू किया था, तभी मैंने लिख डाली थी। तो वो उससे अच्छा मुझे अच्छा। बड़ा अनुपम जी पहला मेरा एक तरह से वीडियो कह लीजिए, शायद वो वही था, इसी लॉकडाउन में ही। वो बड़ा हिट हो गया। अचानक मैंने देखा कि तमाम लोग उसको खूब शेयर कर गए, कुछ अखबार वालों ने उसको छाप दिया, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बार उसको पब्लिश अच्छा। किया, एक दो न्यूज चैनल ने दिखा दिया। तो मैंने कहा कि ये इंटरेस्टिंग है, मतलब इसको करना चाहिए। तो नेक्स्ट में सुनाऊंगा। हाँ हाँ, वो हाँ, जरूर गो सुनना कोरोना चाहेंगे। गो। नीतू जी याद नहीं है। कोई नहीं, नहीं, आप उसको नीतू जी ने पूरा पहली सुनेंगे अभी। लाइन याद दिला दी है। उसको पूरा सुना जाएगा। गो, गो, अच्छा अभी हाँ नहीं याद है, हमारे, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का सुनाऊंगा। हाँ हाँ। और अभी हाँ, नवनीत त्रिपाठी जी ने पूछा है आप लोग, हाँ, सुधाकर पांडे जी को। हाँ, मैं सुधाकर पांडे जी को जानता था। और सुधाकर पांडे जी मेरे रिलेटिव भी हैं, थे, मतलब उनका निधन हो गया। संदीप जी, आप सुधाकर पांडे जी को जानते थे? अच्छा अच्छा। सुधाकर पांडे जो एक्टर, नहीं नहीं नहीं। लंबे से अ, स्मार्ट से, तमाम नहीं टीवी नहीं नहीं। सीरियल्स में थे। सुधाकर पांडे जी जो है वो भोजपुरी फिल्मों का नहीं, जो मैं नहीं दूसरा जानता दौर था। लौट के आया। हाँ, जो भोजपुरी फिल्मों का जो दूसरा दौर वापस आया, जिसमें कि हाँ हाँ मनोज तिवारी की ससुरा बड़ा पैसा वाला एक फिल्म आई, और वहां से भोजपुरी का दोबारा वापसी हुई। हाँ हाँ। और फिर भोज भोज कमर्शियली भोजपुरी फिल्में बहुत वापसी जी। ब्रॉडर लेवल पे गई। तो ससुरा कॉमर्शियल, बड़ा हाँ पैसा वाला, कॉमर्शियल जी। हाँ, ससुरा बड़ा पैसा वाला, उसके बाद आई थी दरोगा बाबू आई लव यू। फिर निरहुआ की फिल्म आई थी। तो इस टाइप से सुधाकर पांडे को वो श्रेय जाता है, क्योंकि सुधाकर पांडे जी उसके प्रोड्यूसर थे। मनोज तिवारी को लॉन्च करने वाले सुधाकर पांडे जी हैं। और बहुत सारे सुपरस्टार्स दिए हैं उन्होंने, रानी चैटर्जी और इन सब लोगों को। मैं उनके विषय में इसलिए इतने अच्छे से जानता हूँ क्योंकि सुधाकर पांडे जी हम्म। भाईंदर में ही रहते थे। जब मैं मुंबई गया था तो मैं उनके घर आया जाया करता था, और मैं उनके बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। तो कि वो अपने पॉकेट मनी, मतलब वो उस समय पॉकेट मनी क्या, मतलब मैं अपने अच्छा। खर्चे के लिए करता था। और वो हमारे रिलेशन में भी आते हैं, दूर के रिश्ते में आते हैं। हाँ। और काफी बड़ा नाम है, मतलब ससुरा अच्छा बड़ा अच्छा। पैसा वाला एक इकलौती ऐसी फिल्म है सर, आप बिलीव नहीं करेंगे। मात्र 27 लाख रुपए में बनी हुई फिल्म थी, और उस फिल्म ने 48 करोड़ रुपए कमाए थे। 27 लाख की बाप फिल्म रे। ने 48 करोड़ कमाए थे। और कितनी कितने में बनी थी फिल्म? 27 लाख में, मतलब अरे 27 लाख में से। गजब। हाँ। और मनोज तिवारी को पूरा उन्होंने बताइए। वो कर दिया था। तो सुधाकर पांडे जी को, नवनीत जी आपने अच्छा याद दिलाया। सुधाकर भैया, हम लोग भैया कहते थे उनको। उनके लड़के, उनके भाई हैं, उनके भाई अभी भी प्रोडक्शन हाउस संभालते हैं। लेकिन अब वो बात रही नहीं जो पहले उनके होने पे हुआ करती थी। मंजू नारायण जी हैं हमारे साथ। मंजू जी हम्म।
प्रणाम संघर्ष प्रताप मौर्य, प्रणाम सबको। और आप लोगों के भी कोई सवाल होंगे तो आप लोग, रुमान प्रणाम सर। परवेज, हेलो। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने देखा, आप लोगों का कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, कुछ आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा हमें। और हमारी जर्नी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, या कोई भी ऐसे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या इस लाइन में आना चाहते हैं, उनका कोई सवाल हो, कुछ भी हो, तो हम उसको अगली चर्चा में लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में नीचे हमें बता सकते हैं। तो संदीप जी, हाँ विदा जी, लिया मुझे जाए। लगता है हम लोग आज काफी लंबी, हाँ हाँ, बातचीत लंबी हो गई है। अगले सेशन में फिर कुछ रोचक मुंबई के सफर बातें, उसको बढ़िया मुद्दे पर हम लोग फिर से आएंगे, फिर बिल्कुल बातचीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। सब लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ऐसे ही जुड़ते रहिए, हम लोगों का हौसला बढ़ाए रखिए। और जल्दी हम लोग कुछ एक दूस अभी तो हम लोग दूर दूर बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि हम दोनों लोग मिल के भी कुछ करें, आप लोगों को के लिए कुछ वीडियोस बनाएं, कुछ फिल्म्स बनाएं, साथ में हाँ, दिखें हम दोनों लोग। तो ऐसे हमारी प्लानिंग चल रही है। बस आप लोग ऐसे हौसला बढ़ाते रहिए, हम लोगों का आशीर्वाद बनाए रखिए, जितने बड़े बुजुर्ग हैं और जितने प्यारे दोस्त हमारे हैं, वो सब हमें बस प्यार देते रहें अपना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जल्दी फिर हम लोग कि मिलते हैं। आपको हमसे हाँ और जी, क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं आप। संदीप जी, फिर विदा लिया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल।